ये थे अदील अख्तर अंसारी साहब, जिन्होंने हमारा ईमान ताज़ा किया, चेयरमैन इनकम टैक्स लिटिगेशन कमेटी। आज का जो तकरीब है, हमारी जो प्रोग्राम है, वो प्रैक्टिकल इश्यूज़ इनकम टैक्स रिटर्न एंड बैलेंस शीट 2024 पे है। इसमें आप सबको जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस की जाएंगी। उस पर नदीम भट्ट साहब लेक्चर भी डिलीवर करेंगे और इसके साथ प्रॉब्लम भी डिस्कस होंगी। क्वेश्चन आंसर का सिलसिला भी होगा। वो लास्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं तो उसके आंसर भी इंशाल्लाह दिए जाएंगे। इसमें हमने एक एडिशन और किया है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर MIS अली शाही साहब हैं, जिनको आप मिलते हैं RTO में जाके ID पासवर्ड के लिए, बायोमेट्रिक के लिए, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के इशू हैं, उनको भी हमने मदऊ किया। इंशाल्लाह वो भी आ रहे हैं। वो भी आपकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम आजकल चल रही है, ID पासवर्ड के मसले, उसमें कोड्स के मसले, उसमें आपकी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का लेट होना या ना होना, या बायोमेट्रिक के इशू, या GPS टैग के मसले, वो सारे इधर डिस्कस इंशाल्लाह किए जाएंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आप दावत देता हूँ नदीम भट्ट साहब FCA को। सर काइंडली आप स्टेज पर आएँ और प्रैक्टिकल इश्यूज़ इनकम टैक्स पे अपना लेक्चर डिलीवर करें। शुक्रिया सर। इसमें ना फाइल राइट पे IT रिटर्न 2024 लिखा होगा, ये सोल फाइल यही है, देख लीजिएगा। इसको क्लिक करेंगे तो फोल्डर खुल जाएगा। हाँ जी, यही वाली फाइल, इसको खोल दें। नहीं, ये नहीं, IT रिटर्न 2024 वाली नहीं आई सर। नहीं, ये वाली नहीं है शायद। एक मिनट है। हाँ, ये वाली है, एक ही फाइल है उसके अंदर। हाँ, बाकी ऑर्डिनेंस है। हाँ, ये खोल। चल, बहुत शुक्रिया। इसका साइज ज़रा मैक्सिमम। हाँ, वो इसको क्लिक कर देना। चलो, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, नहायत रहम वाला है। आपको पता है एक स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है मेरा कि नॉलेज जो है आप जितना बांटेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। तो कोशिश करें कि शेयर करें आपस में इन ए पॉजिटिव मैनर, विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, विद द पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दुनियावी नॉलेज है, आखिरत का नहीं है। चलो, दुनिया में लोगों को फ़ायदा तो पहुंचता है, वो उससे रिज़्क कमाएगा। 1 रुपया भी, 1 पैनी भी आपकी वजह से कोई बंदा कमा लेता है, वो कहीं भी खर्च अपनी फैमिली के लिए करता है, तो आपका उस नेकी के अंदर हिस्सा पड़ जाएगा। तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है कि बंदा मौजूद हो या ना हो, आपके अकाउंट में नेकी लिख दी जाएगी। अपना काम अच्छे तरीके से करना किसी भी फील्ड में। ये ज़रूरी नहीं कि वो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो या वकील ही हो या एडवोकेट हो तो तभी बात होगी। आप जहाँ भी हैं, जो कोई भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, झाड़ू फरोश से लेके प्रेसिडेंट तक कोई भी बंदा है, अगर वो अपनी नीयत में ये शामिल कर लेता है कि इससे मैं चाहता हूँ लोगों के लिए आसानी पैदा हो, और वो काम करता है, पैसे भी लेता है, 3-4 चीज़ें आपको बड़ी मिलेंगी। सबसे इज़्ज़त आपको मिल जाएगी, पैसा आपको मिल जाएगा, रिज़्क़ हलाल आपके पास आ गया, और सबसे बढ़ के ये कि आपकी नामा अमाल में नेकी लिख दी गई। भाई, बहरहाल मुझे तो ये भी पता है कि इंसान अगर अच्छी सोच रखेगा, इस्लाम का जो मैंने प्रिंसिपल सुना है, अगर वो अच्छी सोच रखेगा तो नेकी नहीं भी करेगा तो नेकी लिख दी जाएगी। लेकिन गुनाह सोचने पे नहीं ऐड होगा, जब तक वो गुनाह कर नहीं देता वो गुनाह रिकॉर्ड नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। तो करना क्या है, सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अच्छा काम करना। लेकिन इसका एक मतलब और निकाल के मैं आगे चल पड़ूंगा कि सदियों पहले ये भी पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान अच्छा काम तो दूर की बात, उसकी सोच भी पॉजिटिव नहीं होगी।
ये भी एक वक्त आएगा। सोच पॉजिटिव नहीं होगी बंदे की। सो अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, अच्छा काम करें, अच्छा रिजल्ट आएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जी 2024 में काफ़ी देर सोचता रहा कि क्या करूँ कि कोई एक नई चीज़ इस दफ़ा बनाएं। हर दफ़ा कोशिश होती है एक आसान और डिफरेंट चीज़ बनाई जाए। तो मैंने इसको ना कोई 30 क्वेश्चंस मैंने अपने पास से टॉपिक बना ली है डिफरेंट। कोई मैं वेल्थ स्टेटमेंट की तो चला गया, कभी वेल्थ रिकन्सिलिएशन में चला गया, कभी इनकम टैक्स रिटर्न में चला गया, कभी मैं सेक्शन 111 में चला गया, कभी मैं 21 में चला गया, कभी 174 में चला गया। जो जो मेरे सामने आता गया, जो मुझे लगता है कि हम सबको उन चीज़ों का पता होना चाहिए, मैंने उसमें मैक्सिमम पॉइंट इसके अंदर डाल दिए। तो 1 बाय 1 करके आप देखेंगे। ये 30 प्रैक्टिकल इश्यूज हैं विच मस्ट बी अवेयर ऑफ बाय ऑल द पर्सन्स हु आर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स। सबसे पहले जी आपके सामने आ रहा है एसएमई, जो कि काफ़ी जगहों पे इग्नोर हुआ। वैसे तो सेमिनार हमने काफ़ी किए, इस पे अलग से भी किया। अभी सिर्फ इशू है और वो ये है कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, उसका फॉर्मेट जो है वो आप इनकम टैक्स रिटर्न में जाके चेक करेंगे डिक्लेरेशंस के अंदर, तो आपको इसका फॉर्मेट अलग से मिल जाएगा। पहली बात तो ये होगा। दूसरी बात, ये किस पे अप्लाई होनी है। एक वो समेडा या एफबीआर के साथ पोर्टल पे एज ए मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड हो, नंबर 1। नंबर 2, ये जरा चेक करना केबल है ठीक है। अभी तो आपके आने से ठीक हो गया वो चले। तो पहला पॉइंट ये मेरे पास आया कि इस आपके क्लाइंट का या आपका जिसकी रिटर्न फाइल हो रही है उसका मैन्युफैक्चरर होना लाजमी होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो समेडा की साइट पे या एफबीआर के साथ एज ए मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड हो। तीसरा पॉइंट, उसकी टर्नओवर एक साल में ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, यानी 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 24 तक उसकी एनुअल टर्नओवर इन एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स एंड ड्यूटीज जो भी है वो 250 मिलियन से एक्सीड ना करे। अच्छा, तो फिर क्या होगा जनाब, फिर आपको 2-3 फ़ायदे मिलेंगे बड़े अच्छे। पहले तो रेलिवेंट मटेरियल किधर है, मैंने इसलिए साथ लिख दिया। सेक्शन 100E है, रेड विद 14th शेड्यूल है, उसके साथ आप मिला के पढ़ेंगे। और ये एप्लीकेबल है स्मॉल एंड मीडियम। स्मॉल हम अपने लिए मैंने 2 हिस्सों में उसको तोड़ लिया। हु इज़ दिस स्मॉल इंटरप्राइजेस, जिसकी टर्नओवर 100 मिलियन के अंदर होगी वो स्मॉल इंटरप्राइजेज। अपनी तरफ से हमने 2 कैटेगरी शेड्यूल में बनी हुई आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी। 100 मिलियन तक टर्नओवर का 0.25% आप पे करें, घर जाए। जितने टैक्सेस कटे हुए हैं वो माइनस हो जाएंगे, आपका रिफंड आ जाएगा। अगर आपकी टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है बट 250 मिलियन से कम है तो फिर आपने 0.25 की जगह डबल करना है, इसको 0.5 हो जाएगा। आप 0.5% पे करें, जो कि इवन 113 सेक्शन से भी कम है, उसके हाफ से भी कम है। 1.25% है इसका स्टैंडर्ड रेट और रिड्यूस रेट अपनी जगह पे है। सो आपने टर्नओवर का 0.5% पे करना है और ये आपके लिए फाइनल टैक्स होगा। यानी मेरा अगर सप्लाईज पे कटा है, मेरा बिजली पे कटा है, अदरवाइज जो भी कटे हुए हैं मेरे टैक्सेस, टेलीफोन पे, मोबाइल पे, गाड़ियों पे, वो सब की आप एडजस्टमेंट क्लेम करें और जनाब आपका रिफंड आ गया। एक दो और प्री कंडीशन इसके अंदर। सो आप अपने क्लाइंट को पहले चेक करें क्या वो इसमें फॉल करता। अगर वो करता है ये मस्ट फाइल करें। ये इसमें इससे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मैंने आज तक इनकम टैक्स लॉ में नहीं देखा, जो बेनिफिट इन्होंने प्रोवाइड किया एग्जम्पशंस के अलावा। ओबियसली अगर इनकम ही एग्जम्प्ट है फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। सो अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें बस मैंने और ऐड करनी है, बाकी जब आप क्वेश्चन करेंगे या पढ़ेंगे तो वो देख लेंगे सवाल आपके।
अच्छा, ये प्रिंसिपल क्वाइट इंटरेस्टिंगली आपकी एक्सपोर्ट सेल पे भी अप्लाई होना। अब आपको पता है कि 154A में सर्विसेज की एक्सपोर्ट पे रेट 0.25% है और गुड्स के ऊपर 1% रेट है। इवन के एक्सपोर्ट के ऊपर भी यही रेट अप्लाई किए जाएंगे जो कि आप लोकल सेल पे करेंगे। तो फिर क्या होगा, मेरा 1% कटा होगा, मैंने 0.25 या 0.5% पे करना है जिस स्लैब में मैं आ गया, बाकी का रिफंड मांग ले। अगला बेनिफिट सुने, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं इसके अंदर, ना अवेल करने की कोई वजह नहीं बच जाती। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको 177 और 214C में ऑडिट भी नहीं होगा अनलेस कोई स्पेसिफिक रीज़न कमिश्नर के पास ना आ जाए कि यार ये तो कोई फ्रॉड वाला केस है, या ये मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स किया हुआ है, या डाटा बहुत मिसमैच कर रहा है। अदरवाइज आप बोर्ड से वो स्पेशल परमिशन लेंगे अगर उनको स्पेसिफिक केस में ज़रूरत पड़ गई तो। अदरवाइज ना टोटल ऑडिट में नाम है बोर्ड की तरफ से, ना कमिश्नर की तरफ से। अच्छा, प्रॉफिट मेरा जितना भी आएगा उसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं देना क्योंकि मैंने फाइनल डिस्चार्ज का टैक्स पे कर दिया। सो दिस वाज माय फर्स्ट पॉइंट जनाब। अगर आपका क्लाइंट इसमें फॉल करता है या क्लाइंट्स करते हैं और प्री कंडीशन मेट करते हैं तो इसका बेनिफिट। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है, वो मैं नेक्स्ट आपको जाके बताता हूँ, वो आगे जाके आएगा, क्योंकि हमने 3-4 केसेस में रिटर्न्स फाइल की हैं। सवाल ये रेज हो गया कि इसके अलावा अगर किसी की कोई इनकम है, फर्ज करें मेरी प्रॉपर्टी इनकम भी है, मेरी सैलरी इनकम भी है, मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है, मेरा कैपिटल गेन भी है, तो वो हेड ऑफ इनकम इस रिटर्न के अंदर कवर्ड नहीं होते और एक रिटर्न के बाद दूसरी रिटर्न फाइल नहीं होती। अब मैं फंस गया अंदर जाके, मैंने कहा भाई ये क्या है, ये मेरी और भी इनकम आ रही है, मेरा उस पर टैक्स बन रहा है, उसका मैं क्या करूं? फिर आप क्या करें, अपनी कंपटीशन बनाएं, इसका टैक्स इसको दें, उसकी लायबिलिटी निकालें। अगर आपकी तरफ कोई लायबिलिटी बनती है तो वो आप इस रिटर्न के साथ उसकी पेमेंट कर दें, ताकि एटलीस्ट अगर कल को वो क्वेश्चन रेज करते हैं भाई ये तो कैपिटल गेन आपने कमाया, इसका टैक्स किधर है, आपने तो उल्टा डिक्लेयर ही नहीं किया। फिर आप कहेंगे जनाब बात ये है कि मैंने जो रिटर्न फाइल की थी उसके अंदर दूसरी रिटर्न की ऑप्शन कोई नहीं है और इसके अंदर बिल्ट इन जो आपने चीज़ें मुझे दी हैं उसमें कैपिटल गेन और अदरवाइज बाकी चीज़ें कवर्ड नहीं हो रही हैं। अब फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसके साथ अपनी एक कंप्यूटेशन बनाई और जो मेरा टैक्स बनता था वो मैंने आपको दे दिया। तो जब मैंने अपनी ड्यू लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी विद द रिटर्न, हाँ रिटर्न के अंदर वो चीज़ नहीं आई ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने आपकी ड्यू लायबिलिटी, भाई पेपर जमा करा के भी तो पैसे ही लेने थे ना आपने, कि उसको चाटना था पेपरों को आपने, वो तो किसी काम का नहीं है। असल तो ये है कि उससे रिकवरी क्या होनी है, उस पर लड़ाई पड़नी है जाके, तो वो मैंने आपको दे दी है। तो अपनी साइड को इसके अलावा अगर कोई इनकम है तो आप इस तरह उसको कवर कर सकते हैं और हमने किया भी है। 2-3 केसेस में हमने टैक्स बनता था, हमने सेपरेट का भाई ये तेरा कटा हुआ है, ये बाकी बैलेंस बचता है, 1 लाख है 2 लाख है वट जो भी है, ये भाई जमा कराओ ताकि तुम्हारे बाकी हेड्स ऑफ इनकम पे जो टैक्स बनता है वो स्टेट के पास चला जाए, लिटिगेशन ख़त्म हो जाए। होएगी भी तो मैं कहूँगा जनाब आपका क्या बनता है, ये बनता है आप ले, आपको दिया हुआ मैंने ले लें, चलान चाहिए आपको, CPR चाहिए, एविडेंसेस चाहिए, वो आप मुझसे ले लें, कंप्यूटेशन भी मैं आपको देता हूँ। तो हमने ड्यू लायबिलिटी आपको डिस्चार्ज कर दी है। और ज़्यादा ही कोई डर पैदा हो गया है तो एक अटैचमेंट साथ कर दें और लेटर मार्क कर दें उनको पोर्टल पे कि जनाब ये इस साल में मेरी ये लायबिलिटी बनती थी तो बाकी की मैंने ये आपको, ताकि वो ये ना कहें जी लेटर ही कोई नहीं आया, आपने तो जमा ही कुछ नहीं करवाया। अब मैंने पूछा तो आप आए हैं, मैंने कहा पूछा नहीं जनाब, आपके पूछने से पहले मैं ये दे चुका हूँ, इसकी डेट ऑफ पेमेंट आप चेक कर लें। बहरहाल ये 2 इससे कनेक्टेड पॉइंट थे, आपके जो होंगे वो फिर बाद में क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है जी पॉइंट देखें, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। ये मैंने काफ़ी दफ़ा इस रिटर्न के ऊपर जब सेशन किए थे, मैं मोटी मोटी बात करूँगा। देखिए सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस,
सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये जाएंगे रिसीट बेसिस पे। अगर रिसीव्ड हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर रिटर्न में ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है। रिकन्सिलेशन में आप डाल सकते हैं, रिसीवेबल वेल्थ में डाल सकते हैं, लेकिन रिटर्न के अंदर अदर इनकम में और सैलरी इनकम में जब तक रिसीव्ड ना हो जाए सैलरी, उसको ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी बच गए बिजनेस इनकम। तो कंपनी के लिए बिजनेस इनकम आपको पता अक्रूवल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी इनकम में जो भी मेथड, अब दो ही मेथड होते हैं, या कैश अकाउंटिंग सिस्टम है या अक्रूवल अकाउंटिंग है। वैसे एक तीसरा भी होता है लेकिन वो अकाउंटिंग में होता है, उसको छोड़ दें आप। टैक्स की बात करते हैं हम। टैक्स में दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, अक्रूवल बेसिस एंड रिसीट बेसिस। बाकी बच गया कैपिटल गेन, वो है कंसिडरेशन रिसीव्ड बेसिस पे, वर्ड लिखा हुआ है उसके 37 सेक्शन, आप जाके पढ़ लें। और फिर बच गया आपका रेंटल इनकम। तो रेंटल इनकम के लिए अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम है। तो आपको यानी ये इसका मतलब शॉर्ट ये हुआ कि बिजनेस इनकम कंपनी के लिए और रेंटल इनकम ये दोनों अक्रूवल बेस पे, और कैपिटल गेन कंसिडरेशन रिसीव्ड जो आपको होगी वो उस बेस पे जाएगा। वो काफ़ी जगहों पे फड्डा भी पड़ गया ना कि जी आपने ये बेच दिया, उसने कहा जी पैसे तो मैंने लिए नहीं, पैसे किधर है? उसने कहा जी आपने बेच तो दिया उसको, उसने कहा जी अक्रूवल नहीं है, कंसिडरेशन रिसीव्ड वर्ड है। वेयर इज रिसीव्ड अमाउंट? मेरे अकाउंट में कैश में अदरवाइज मुझे कुछ नहीं आया जनाब, ये 4 करोड़ आया ही नहीं अभी, देना है उसने मुझे 3 महीने बाद। रेंटल में तो आप अक्रूवल डालेंगे, अगर आपने रेंटल रिसीवेबल भी है तो डाल देंगे, लेकिन कैपिटल गेन में कंसिडरेशन रिसीव्ड होना लाजमी है, उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। आप करना चाहें अपनी मर्जी से अक्रूवल पे, वो आपकी चॉइस। लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं होना चाहिए, पैसा आ रहा हो तो उनको क्या चुभन होगी, लेकिन बेसिस में आपके जो 5 है, सो सैलरी, अदर इनकम, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 ही हेड्स ऑफ इनकम है आपके पास। ये इनकी बेसिस जब आप रिटर्न बनाने लगे तो उसको देख लें कि भाई ये चीज़ें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, वरना वो हो ये ना हो कि सैलरी अक्रूवल पे डाल दें, रेंटल रिसीव्ड पे डाल दें। कुछ लोग ये भी मार्केट में कह रहे होते हैं जनाब आपको तो रेंट मिला ही नहीं, आप क्यों ऑफर कर रहे हैं? अब उसको ये नहीं पता कि सेक्शन 15 के अंदर रिसीव्ड और रिसीवेबल लिखा हुआ है, वो पढ़ नहीं रहा, वो सुनी सुनाई बातें उड़ा देता है, हवाई फायर मार देता है, वो जी वो बस ठीक है वो खैर है। हमारे 1-2 केसेस में उन्होंने लोगों को कन्फ्यूज़ कर दिया लोगों ने कि जी आपको तो रेंटल ही नहीं मिला। मैं कहा नहीं मिला तो भाई रिसीवेबल तो है, भागा तो नहीं टेनेंट, कि केस चल पड़ा तुम्हारा, बैड डेट हो गया क्या, तो आ जाएंगे तुम्हें, वो पहले भी देता रहा। तो वो तो चूँकि लॉ नहीं, जब तक आप, जैसे अल्लाह की मोहब्बत है, दोस्तों की मोहब्बत है, किताब की मोहब्बत भी होती है, तो किताब से भी मोहब्बत पैदा करें, बेहतरीन दोस्त है वो हर बंदे की। आगे चलते हैं ताकि बेस होगा तो काम आएगा आपके। थर्ड पॉइंट, वेल्थ स्टेटमेंट जितनी भी आप बना रहे हैं इंडिविजुअल्स की, रेजिडेंट की या नॉन रेजिडेंट की, वेदर यू आर फाइलिंग विद द FBR और नॉट, क्योंकि नॉन रेजिडेंट को आपको पता है वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी नहीं है, लेकिन कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास ये पावर है कि वो आपसे इवन के नॉन रेजिडेंट या कोई और भी बंदा अगर है जिस पे एप्लीकेबल है, तो वो आपसे वो उन पीरियड या पीरियड्स की वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन एसेट्स और फॉरेन सोर्स इनकम की सेपरेट 116A की स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं। वक्ती तौर पे आपको छूट दी गई कि आप नॉन रेजिडेंट की वेल्थ स्टेटमेंट ना फाइल करें, बट इट डजंट मीन कि वो बाद में, बल्कि मैंने तो खुद 3-4 केसेस में दी हैं। नॉन रेजिडेंट के केस में उन्होंने बाद में मुझसे मांगी भाई इसकी अब ना ज़रा वेल्थ स्टेटमेंट दे। अब मैं उनको ये नहीं कहूँगा जी आपके पास तो पावर ही नहीं है, पावर 116 सेक्शन और 116A में अवेलेबल है, वो ले सकते हैं आपसे। अब तो वैसे भी 116A सेपरेट अगर है ठीक है, लेकिन फॉरेन एसेट तो वैसे ही वेल्थ स्टेटमेंट का हिस्सा है, सिर्फ एक सेपरेट ब्रेकअप के साथ स्टेटमेंट लग जाएगी, टोटल तो वैसे ही वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है। इनसाइड पाकिस्तान के अंदर एसेट्स और आउटसाइड पाकिस्तान जो है वो सारा वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आप डिक्लेयर करेंगे। चले सेक्शन आपके पास है, आगे चलते हैं। 3 हो गए जी। चौथा, फाइलिंग ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ AOP फ्रॉम टैक्स ईयर 2025, सेक्शन 92 जी। अगर आप मेंबर हैं AOP के और आपने 300 मिलियन से ज़्यादा टर्नओवर AOP की, ये इस बजट में आया था, तो थोड़ा सा क्लैश आ गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़ा सा है,
लेकिन ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि ये 2025 से एप्लीकेबल है, ऑडिटेड अकाउंट्स जो फाइल करने हैं वो 24 पे एप्लीकेबल नहीं है। उसकी 2-4 मेन रीज़न जो हमें समझ आती हैं। देखें, ऑडिटर को जनरली साल के शुरू में अपॉइंट किया जाता है। दूसरा, स्टॉक टेकिंग प्रॉपर अरेंज की जाती है, उसके कंफर्मेशन लेटर भेजे जाते हैं, मैनेजमेंट से डिस्कशन होती है, फिर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन्ड किया जाता है। जिसका ऑडिट कराना है आपने, उसके अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये इतना सीधा नहीं है जितना नज़र आ रहा है। बट अगर शेयर फ्रॉम एओपी की एग्जम्पशन लेनी है मेंबर ने एओपी से, एग्जम्पशन इसकी चीज़ की कि रेट पर्पज़ के लिए सिर्फ ऐड किया जाए, बाद में माइनस कर दिया जाए। अगर एओपी के टर्नओवर 300 मिलियन से ज़्यादा है, एनुअल टर्नओवर जुलाई टू जून या जो भी टैक्स ईयर आपका है उसको देखते हुए, तो फिर आपको ऑडिटेड अकाउंट्स ड्यूली फ्रॉम द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप ऑडिट करवाएंगे, तो तब आपकी रिटर्न वैलिड होगी। अच्छा, अब एक पॉइंट और मैं शेयर कर दूं, वो रह ना जाए। अब देखें, ऑडिट ना कराने का मतलब ये नहीं होता कि जो जिल चाहे अंधाधुंध जो मर्जी फिगर डाल दे। इट डजंट मीन्स आपने फिगर्स ऑडिट कराना है या नहीं कराना, ये आप याद रखिएगा। अब जो कानून बन गया है और जिस तरफ लॉ की प्रोसीडिंग आगे चल रही है, अब जिंदा वही बचेगा, सर्वाइव वही करेगा जो कंप्लायंस ऑफ लॉ करेगा। बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन माशाल्लाह अगर उनका काम बढ़ेगा तो जॉब्स भी निकलेंगी, आप अपनी फीसें भी रिवाइज करेंगे। मेहनत करते हैं तो पैसे भी बंदे से को चार्ज करें जो रीज़नेबल अमाउंट आपकी बनती है। तो वो अब एक सिर्फ 115(4) की स्टेटमेंट फाइल कर देने से, अब पूरा वो सियालकोट गए थे, वो भी परेशान बैठे हुए थे कि भाई हमने तो अकाउंट्स बनाते ही नहीं हम लोग। तो सीधी बात की उन्होंने। मैंने कहा भाई मैं भी लीगल फर्टेलिटी का बंदा नहीं था, मुझे भी सीखना पड़ा, आप भी अकाउंटिंग थोड़ी सी सीख लें, कोई मसला नहीं है। इंसान सीखता है रोज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब काम एक करना ही है बंदे ने तो प्रॉपर लर्न कर लें। बहरहाल फिगर्स को वेरीफाइबल रखें। नेक्स्ट है जी अकाउंटिंग इनकम। मैंने पिछले वाला कर दिया क्या? हाँ जी, हो गया। अकाउंटिंग इनकम वर्सेस इम्प्यूटेबल इनकम इन एफटीआर केसेस 111(4) है। ये उन्होंने ये कहा है, ये ऑलरेडी 2023 में एप्लीकेबल हो गया था। अब 111 सेक्शन सब सेक्शन 4 है, ये कह रहा है कि अगर आपकी एफटीआर के केसेस में आपकी अकाउंटिंग इनकम आपकी इम्प्यूटेबल इनकम से ज़्यादा हुई तो अगेन आपको ऑडिटेड अकाउंट जो है वो फाइल करना लाजमी है। अब मैं आपको 2-3 प्रैक्टिकल चीज़ें बता देता हूँ। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो इस प्रोविजंस को मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? कुछ लोग, ज्यादा नहीं, कुछ लोग ऑडिट करने के लिए, देखें आपने कुछ चीज एक्सपोर्ट की है, ठीक है, केस एक आ गया, शेयरिंग हो रही थी कि बंदे ने कहा जी मैंने चोरी कमर मान साहब सीख लाए हैं, जी जी, जैसा कि पाकिस्तान टैक्स बार फॉरवर्ड प्रेसिडेंट ऑडिटर सर कैंडी हम सीख हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार फॉरवर्ड मजीद साहब, सर आप भी खाली सीख हैं। एफटीआर के केसेस में अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो 2 चीज़ें आपने लाजमी खुद भी लेनी है और अपने आगे ऑडिटर को भी प्रोवाइड करनी है। नंबर 1, जो कॉन्ट्रैक्ट उसने बाहर की पार्टी के साथ साइन किया है, मुझे उसकी वेरीफाइबल कॉपी चाहिए। वो गुड्स हैं, सर्विसेज है, कॉन्ट्रैक्ट है, टेक्निकल सर्विसेज हैं, जो भी कमीशन है, कुछ भी है, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भाई लाओ। नंबर 1। दूसरा, आपने एक्सपोर्ट किया क्या? सॉफ्टवेयर है, सर्विसेज है, कंसल्टेंसी है, अकाउंटिंग सर्विसेज है, क्या किया आपने एक्सपोर्ट और किस सिस्टम के थ्रू किया और कैसे किया, ये मुझे बताएं।
क्योंकि ये ना हो कि वो ब्लैक मनी हो, हुंडी के थ्रू पैसा गया हो और आप समझते रहे एक्सपोर्ट है, पता लगे एक्सपोर्ट है ही नहीं। सो बी केयरफुल while you are filing the income tax return in FTR cases। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको मिस यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसके अंदर वो फिर कल को कंसल्टेंट और टैक्स पे दोनों के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा। सो वाइल फाइलिंग दीज रिटर्न्स वो चेक कर ले और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद फिर उन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है 111(4)A में कि रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए। जो प्रॉफिट आप एक्सपोर्ट में ऑफर करेंगे अकाउंटिंग में, वो रीजनेबल होना चाहिए। भाई मैंने 100 मिलियन की एक्सपोर्ट की है, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है अगर कोई भी कॉस्ट ना हो तो 100 मिलियन। अब खर्चे कितने हैं, कॉस्ट ऑफ सेल है या सर्विसेज है, जो भी है, आप वो लेस करके तो जो बचेगा बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा आएगा, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होगी, 1% या 0.25 बैंक टैक्स काटेगा। तो चीज़ों को ज़रा हम लोगों को कहते हैं अपनी आंखें कान और दिमाग ना खुले रखिएगा। अब ज़रा पैसों का मामला है भाई, पैसा ऊपर नीचे हुआ तो कोई ना टैक्स ऑफिस छोड़ेगा ना क्लाइंट छोड़ेगा। तो कमबख्ती फिर आएगी कंसल्टेंट कि भाई ये तुम कर क्या रहे हो, ये हुआ कैसे, ये किया कैसे तुमने। और बाकी की वो जो सेल टैक्स में फ्रॉड के केस हैं वो आपको अखबार आपने पढ़ लिया होगा, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 6 जी, ऑल बैंक जो आपके हैं बिजनेस डेबिट एंड क्रेडिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये फॉर ए नंबर ऑफ ईयर से हमें इस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और टैक्स ऑफिस भी लाजमी इस एरिया को चेक करता ही है। वो कहता है भाई कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, पर्सनल और बिजनेस दोनों, विच एवर इज या आर एप्लीकेबल। और फिर खाली बैंक स्टेटमेंट मैं फोटो कॉपियाँ तो नहीं कराने आया हुआ यहाँ पे, उसकी डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को आपने पकड़ना है। सिर्फ क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे दोनों चाहिए। आपको बहुत हमें इस दफ़ा बैंक एंट्रीज पे शुरू से हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं भाई। बैंक साथ लेके आना और साथ उसके लिख के लाना कि ये कहाँ से पैसा आया और किधर गया, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में कैश डिपॉजिट, बैंक चार्जेस और स्पेसिफाइड चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता। वो कुछ पता नहीं लग रहा होता किसको जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। अब तो नाम भी वैसे आ रहे हैं, कुछ बैंक नाम भी दे रहे हैं, लेकिन पर्पज़ नहीं पता लगता। ये लोन है, ये एडवांस है, ये सेल है, ये अदर इनकम है, ये रेंटल है, ये क्या है। तो वो अब आपको पता कि अनएक्सप्लेन क्रेडिट्स और डेबिट्स अगर आप कोई भी जवाब नहीं देंगे तो 111 सेक्शन, कमाल सेक्शन उन्होंने रखा हुआ है कि कंसीलमेंट और अनएक्सप्लेन क्रेडिट्स और डेबिट्स सब उन्होंने उठा के वहाँ डाल देने। तो इसलिए बैंक की जो एंट्रीज है, चाहे डेबिट है चाहे क्रेडिट है, लेकिन मुकम्मल, पहले तो मुकम्मल बैंक से ले, बंद हो गया तब भी ले लें, नया खोला तब भी ले लें, पुराना चल रहा है तब भी ले लें उसे। 7 जी, पर्सनल एंड बिजनेस एक्सपेंसेस। आप जब ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे ना तो आपको ये जो 4 सेक्शन है ना, ये आपके एक्सपेंसेस को ऐसे जैसे पंजा नहीं बंदा दबोचता, ऐसे पकड़ा हुआ उन्होंने। अभी बताता हूँ कैसे, कुछ तो आपको पता ही है, थोड़ा सा शेयर मैं कर लेता हूँ। अगर आप एक्सपेंसेस पहले बिजनेस का पकड़ लेते हैं, बिजनेस पे पहला सेक्शन हिट होगा 174। वो कहेगा जी मुझे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दो भाई, कोई भी एक्सपेंस आपने किया, कोई भी, बिजली या बिजली का बिल दो भाई, सैलरी दी सैलरी के शीट्स दे दो भाई, एनआईसी की कॉपियाँ दे दो, नाम दे दो, डेजिग्नेशन दे दो, रिसीविंग दे दो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बगैर, वेरीफाइबल के बगैर एक्सपेंसेस का एडमिट करवाना क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। टू सम एक्सटेंट शायद वो मान भी लेंगे कि चलो जी बिजनेस से कनेक्टेड है, हुआ है, तो ये भी तो हो सकता है वो कहें जी आपने प्रॉफिट को कम करने के लिए किया हुआ सारा, ये प्लानिंग करके अब यहाँ आ गए हैं, एक आपके पास कागज़ नहीं है इसके अंदर। दूसरा 21 सेक्शन, जहाँ क्रॉस चेक में करनी है पेमेंट, क्रॉस चेक, जहाँ टैक्स काट के कटनी है टैक्स काटना है। और फिर 20 का 1 कहता है कि एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस के लिए होना चाहिए। आप अपने ज़ाती एक्सपेंसेस बिजनेस में नहीं चार्ज कर सकते। सेक्शन 21 में लिखा हुआ है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर आप बिजनेस में क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, अब आ जाते हैं बिजनेस पे तो चले। अच्छा, फिर चाहे पर्सनल है या बिजनेस है, सोर्स ऑफ एक्सपेंस के बगैर, सोर्स के पैसा कहाँ से आया भाई। आपने कहा जी मेरे घर के खर्चे 50 लाख, मैंने कहा ठीक है,
मेरे दफ्तर के खर्चे हैं जी 1 करोड़। मैंने कहा ठीक है भाई, दोनों को जमा कर लो जी, 1.5 करोड़ हो गया। पैसा कहाँ से आया भाई? ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेल ही होगा, आप लोन भी ले सकते हैं, अब एडवांस भी ले सकते हैं, आप अपना दिया हुआ लोन वापस भी ले सकते हैं, फॉरेन रेमिटेंस भी आ सकती है, बहुत सारे सोर्सेज है, एक सोर्स नहीं है, सिर्फ वो सेल नहीं है। बट देयर मस्ट बी ए सोर्स बिहाइंड दैट दोज ट्रांजेक्शन्स, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो पर्सनल है। अच्छा, मैं कहता हूँ जी पर्सनल पे क्या एतराज़ है जी आपको? अगर मैंने कोई तो 111 सेक्शन 2 तरह से लिमिटेशन लगाएगा। अगर आपने रीजन, मेरे खर्चे हैं 50 लाख, मैंने पैसा बचाने के लिए कर दिया 10 लाख, तो 40 लाख बुक्स में वाइट हो गया, फिजिकली पैसा नहीं पड़ा हुआ। अगर उनको पता लग जाता है कि भाई लेवल ऑफ एक्सपेंस ज़्यादा है, भाई साहब ने फनकारी दिखा के कम कर दिया, तो डिफरेंस जो होगा वो आपको 111 सेक्शन में आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, मैंने कहा मैंने करोड़ रुपया खर्च किया है, पैसे नहीं है मेरे पास, फिर 111 सेक्शन। तो घूम फिर के आपने आना कहाँ पे है? मैंने आना एक्चुअल के ऊपर। मुझे चाहिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद ड्यूली वेरीफाइबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेयर एप्लीकेबल, तो तभी जान छूटती हुई नजर आती है। अदरवाइज अगर ज़्यादा तो कोई करेगा तो वो बेवकूफ़ी है ना। पर्सनल एक्सपेंस ज़्यादा क्यों कोई करेगा? अपना सोर्स वेस्ट कर देगा, फ़ायदा भी कोई नहीं मिलना। एट्थ पॉइंट, मिनिमम टैक्स जी पिछले नंबर ऑफ ईयर से प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी आप हमेशा अपनी कंपटीशन खुद बनाएं, फिर उसको फीड करें, क्योंकि जो रिज़ल्ट अब रिटर्न क्या करती है, कभी वो टैक्स लायबिलिटी ठीक कर देती है, कभी वो ज़्यादा केसेस में उसने लायबिलिटी बढ़ा दी है। मसलन मेरा कैलकुलेशन हुआ 10 लाख रुपए टैक्स, उसने बना दिया 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। तो उस सूरत में आप इस पर ना, मैंने एक जजमेंट भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, वो ट्रिब्यूनल की जजमेंट है कि कोई भी सर्कुलर या रिटर्न इफ़ दैट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द लॉ तो प्रवेल, बल्कि फरहान शहजाद साहब ने आपको सुप्रीम कोर्ट की भी कस्टम की जजमेंट दी थी कि वहाँ तक ये हेल्ड हो चुका हुआ है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, कि अगर कोई भी चीज़ इनकन्सिस्टेंट विद द लॉ है तो प्रवेल लॉ ही करेगा। वो वर्बल चीज़, बनाई हुई चीज़, सेल्फ मेड चीज़, अजम्पशंस एंड प्रिजम्पशंस, वो उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। सो अगर रिटर्न आपकी लायबिलिटी बढ़ा रही है तो इट डजेंट मीन कि वो लॉ है, वो ताबे लॉ के है, लॉ उसके ताबे नहीं है। लॉ पहले बना था, रूल्स आए थे, तब रिटर्न आई है। सो रिटर्न को डैट मस्ट बी इन कॉन्सोनेंस विद द रेलिवेंट लॉ, ना कि लॉ को बाद में अमेंड करते फिर। सो उसको भी ज़रा चेक कर लें कि जो आपने लायबिलिटी लॉ के मुताबिक बनाई है। अब रहेगी बात कि भाई वो अब अगर ज़्यादा कर दे, कम में तो आप खुश होंगे ना, चलो ठीक है जाने दो यार, तो ऐसे नहीं करना। आपने दोनों सूरतों में एक लेटर साथ एनेक्सर कर दें उसके कि जी मेरी एक्चुअल लायबिलिटी ये बनती है और मैंने ये वाला इसके अगेंस्ट एडजस्ट किया है, ताकि मैं आपको वो टैक्स, फ़र्ज़ करें ना मेरा 10 लाख टैक्स है, उसने 15 बना दिया, अब मुझे 5 लाख की एडजस्टमेंट करनी, सीधी बात है। अब 5 लाख की मैं एडजस्टमेंट टेलीफोन में करूं, जिसमें भी करूं, मैं लिख के दूंगा कि भाई मैंने ये एडजस्टमेंट जो है ना टैक्स के अगेंस्ट, वो मैंने टेलीफोन के बिल के अगेंस्ट 236 में कर दिया है, ताकि मेरी एक्चुअल लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाए। बाकी आप जब ऑडिट करेंगे या 122 सेक्शन लगाएंगे या 221 लगाएंगे, तब भी मैं आपको आपके जवाब दे दूंगा कि ये जनाब ये मेरी लायबिलिटी थी, ये मैंने अपनी लॉ के मुताबिक जो लायबिलिटी थी वो मैंने डिस्चार्ज कर दी। 9 जी, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस डीम टैक्स पेड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर मेरा 10th शेड्यूल में 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। पहला ये है, अब रिसेंटली 2 केसेस में ये हुआ, 2-3 में डिफरेंट सिचुएशन आ गई। अब आपको पता है जब आप रिटर्न फाइल करते हैं करंट ईयर की, कभी वो रिफंड की अमाउंट उठा लेता है, कभी कुछ भी नहीं उठाता, कभी कम कर देता है, ज़्यादा का तो खैर चांस नहीं है। जो आप फीड करेंगे उसके अंदर ही रह के कुछ ना कुछ वो देता है। अब एक बंदे ने कहा जी बात सुने, मैंने पिछली दफ़ा प्रॉपर्टी एक बेची थी तो मेरा रिफ़ंड 3 लाख रुपए का पड़ा हुआ है, अब रिटर्न कह रही है कि मुझे 4 लाख तुम जमा कराओ, तो ये मेरा 3 लाख आगे वो उठा नहीं रही, अब क्या करें? फिर आप एक लेटर मार्क करें। मैं आपको एक इसका एक क्रक्स बता देता हूँ। मुझे काफ़ी इस पर मुझे किसी ने सवाल किया था, उन्होंने कहा था, मेरे उस्ताद ही हैं, नाम लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, MM अकरम साहब भी हैं और शहबाज भट्ट साहब हैं, ठीक है, उनसे मेरी शेयरिंग हुई। तो उन्होंने सवाल
मुझे किया एम अकरम साहब ने कि बेटा ये बताओ कि ये जो तुम पिछले साल का रिफ़ंड एक्सेस पेमेंट अगली रिटर्न में ला के क्लेम करते हो, इसका लॉ किधर है? ये मुझे लॉ में लिखा हुआ दिखाओ। पहले तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा जी 120 1B के ऑल पर्पसेस के लिए जो मैं रिटर्न फाइल करता हूँ वो डीम टू बी ऑर्डर है। उन्होंने कहा नहीं भाई, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि तुम एक्सेस पेमेंट आगे जाकर एडजस्ट करोगे? फिर मैंने थोड़ा सा होमवर्क और किया तो आपको मिलेगा 171 सेक्शन का जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसमें आप जाएंगे। उसने लिखा हुआ है कि रिफंड पर्पज़ के लिए ये रिटर्न डीम टू बी ऑर्डर नहीं होगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, मैं रिफ़ंड मांग ही नहीं रहा, मैंने तो एडजस्टमेंट मांगी है। तो फिर उन दोनों उस्तादों ने मेरे साथ हामी भरी कि जी आपका पॉइंट ठीक है, आप इसकी एडजस्टमेंट आगे क्लेम इस लॉ के मुताबिक 120 सब सेक्शन 1 का भी रेड विद 171 की एक्सप्लेनेशन। तो इसका मतलब डायरेक्टली आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा कि आप एडजस्ट कर लें। ये इनडायरेक्टली मीनिंग मैंने निकाला कि सर एडजस्टमेंट, मैंने रिफंड नहीं मांगा 170 में, मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे एडजस्टमेंट दे दें आप। रिफंड में पैसा मुझे मिलना है, एडजस्टमेंट में पैसा आपको मिलना है, वो आपने लेना है मुझसे जो पैसा। सो वो क्लियर हो चुका है। आप एक और काम करें, अगर आपको लगे कि पीछे रिफंड मेरा एक्सेस पेमेंट पड़ी हुई है तो फिर वही लेटर आप एक मार्क करें कि जनाब मैंने बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 121B रेड विद सेक्शन 171 मैंने ये लॉ के मुताबिक अपनी एक्सेस पेमेंट आगे एडजस्ट की है, और मैंने की है टेलीफोन के बिल के अंदर, क्योंकि और मेरे पास जगह कोई नहीं है, क्योंकि रिफंड आप मुझे उठाने नहीं दे रहे। तो आपने एक वो काम किया है जो लीगल, उसकी लीगल बैकिंग कोई नहीं है, तो प्रिवेल लॉ ने करना है और लॉ ये कह रहा है, और मैंने आपसे एडजस्टमेंट ले ली। हाँ, आपको मुझसे प्रूफ चाहिए, रिटर्न की कॉपी, जो मेरा टैक्स पीछे पेड हुआ वो लायबिलिटी, वो मैं आपको देने को तैयार हूँ, क्योंकि वो ये ना कहे कि आप फेक रिफंड एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने 2-3 केसेस में लोगों को कहा भी है और इसको यूज़ भी है, और लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी पहुँचा। क्योंकि देखें ना, पीछे मेरा 4 लाख का एक्सेस पेमेंट है, आगे मेरी पता लगा 3 लाख की पेमेंट आ गई है, वो मुझे मिल नहीं रहा, और ये आप पैसे जमा कराएं, तो बंदा तो फाइनेंशियल क्रंच में चला गया ना, सीधी बात है। मेरी जेब में से तो 7 लाख निकल गया, तो बेहतर यह है कि वो 4 लाख मैं इधर एडजस्ट करूं और साथ लेटर को मार्क कर दूं। 10 है जी पॉइंट। अब आपको पता लग गया होगा, इस पर ज़्यादा नहीं बहस करूंगा कि इस दफ़ा जो बजट आया था उन्होंने कहा है, वैसे तो उन्होंने वर्ड कंपनी और AOP यूज़ किया है कि अगर रिटर्न इनकम्प्लीट है वो 0-0 की बैलेंस शीट बना के भेज देते थे, वेल्थ स्टेटमेंट नील की कर देते थे, रिटर्न नील की कर देते थे। तो अगर उन्होंने पेनल्टी का नोटिस आपको दे दिया तो मिनिमम पेनल्टी 5 लाख रुपए है जनाब, टैक्स लायबिलिटी का 10% या 5 लाख रुपए विच एवर इज हायर। तो अब उतनी तो फीस नहीं मिलनी जितनी पेनल्टी लग जाएगी। तो भाई फिर वही बात है, अब काम परफेक्शन और टेक्निकल चीज़ों को कवर करके करना पड़ेगा। और नील वाली प्रैक्टिस जो है ना, सब लोगों से, आपके लिए नहीं, जब रिकॉर्डिंग पहुंचेगी लोगों तक, सब लोगों के लिए, कि भाई नील वाली प्रैक्टिस बंद कर दें, वो अब नहीं चलेगी आगे। हाँ, जहाँ जेन्युइन केस है, नॉन रेजिडेंट है, जिसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कोई नहीं है, वहाँ मैं भी नील की फाइल करता हूँ, बट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन कि बैंक दिखाओ भाई उसमें पैसा तो नहीं आया, कोई रेंट तो नहीं रिसीव किया तुमने, कोई प्रॉफिट ऑन डेट आया हो, तुम्हारा PLS का अकाउंट हो, तो वो क्लियर करके दो मुझे। ये ना हो कि कल को वो कंसीलमेंट में चला जाए, वो मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में चला जाए। अच्छा, वर्ड कंपनी और AOP है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल जो मर्जी करते रहे, आप उसको भी उसके अंदर ही समझें। बेहतर यही है कि काम अच्छा करके दे। चले 11 जी, ये रिकन्सिलेशन जी पहले भी बात हो चुकी है। अपनी परचेजेस को, इंपोर्ट्स को, एक्सपोर्ट को, लोकल सेल को, अदर एक्सपेंसेस को जो रिपोर्टेड है रिटर्न में दोनों तरफ, उसको अपने, चाहे वो प्रोविंशियल है या फेडरल है, एक और काम भी करें, अपने लिए भी आसानी पैदा करें, दूसरों के लिए भी। अगर आप किसी की सेल टैक्स की रिटर्न नहीं कर रहे तो या तो इनकम टैक्स भी उसको दे दें या सेल टैक्स भी आप ले लें, एक ही अम्ब्रेला के नीचे लेके आए, ताकि आपको पता हो कि इसकी सेल टैक्स रिटर्न, चाहे वो PRA की या FBR, वहाँ सेल या परचेज कितनी रिपोर्ट हुई है। कई केसेस में सीधा ही फ़र्क आ जाता है, वो कहते हैं जनाब ये तो मैच ही नहीं कर रहा आपका। रिकन्सिलेशन ठीक है, अपनी जगह पे आप बना सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन डाटे को मैच करके फिर उसको भेजें। आगे और भी पॉइंट इसके से रिलेटेड है। 12 जी देखें,
MIS और मालूमात आपको पता है, इसमें मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। अभी भी MIS के अंदर पूरे बैंक्स एसोसिएटेड नहीं है, ये मैं आपको बताता चलूँ। कितने केसेस में प्रॉफिट मेरे पास ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पे कम आ रहा है। कुछ ट्रांजैक्शन मेरे पास है, उधर है ही नहीं। तो आप अपने फिजिकल डाटे को और MIS और मालूमात को टैली करें आपस में, ताकि आप मैक्सिमम जो डाटा है, वरना कल को 122 की वजह यही बनेगा, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बैंक है, वो उसको पकड़ लेंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। 13 नंबर जी, अदर्स। अभी तक उस दिन यही बात हुई थी कि अदर्स का जो कॉलम है, रो है, रिकन्सिलेशन के इनफ्लो और आउटफ्लो में अदर्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, उसमें प्लस का बटन नहीं आ रहा। तो फिर क्या होता है, जितने स्पेसिफाइड के अलावा, जैसे आपकी फॉरेन रेमिटेंस है, FTR की इनकम है, NTR की इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, उनको निकाल के बाकी जितनी चीज़ें आ रही होती हैं वो अदर्स के अंदर चली जाती हैं। और अदर्स के सामने लिखा ही कुछ नहीं हुआ कि ये क्या है, वो फिर ऑटोमेटिक 122 की वजह बन जाता है कि भाई अब आप इसको एक्सप्लेन करें। तो मैं काफ़ी सालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ FBR को कि अगर आप गाड़ियों के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, अगर आप प्लस का बटन, फ़ोन के साथ, बिजली के साथ प्लस का बटन दे सकते हैं, तो अदर्स के साथ भी ऐड कर दें, ताकि एक बंदा पूरे पर्टिकुलर अपने उसके अंदर डाल दे। देखें, स्पेसिफाइड के अलावा नॉन स्पेसिफाइड किधर जाएगा? अदर्स में। 4 हेड्स के अलावा इनकम किधर जाएगी? अदर्स में। तो अदर्स को ब्रॉडर होना चाहिए, वो उसको उतना ही कन्फाइंड कर दिया गया। 14 जी, ये मैंने अभी जैसे आपको बताया, 3 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट आपने करना है, फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन रेमिटेंस और एक्सपोर्ट। इनको मिक्स नहीं करना आपने। अगर आपने वाकई कोई चीज़ एक्सपोर्ट की है तो वो ज़ाहिर बात है, वो एक्सपोर्ट प्रोसीड है। अगर आपने गुड्स है या सर्विसेज है, अगर आपने फॉरेन रेमिटेंस रिसीव की है तो किस बंदे ने आपको भेजी है? अभी इस वक्त जो आज की डेट में लिमिट है 2024 के लिए, आपको पता है पहले अनलिमिटेड अमाउंट थी, 19-20 में 1 करोड़ हुआ, फिर आगे 50 लाख है। आज की डेट में 2024 के लिए 50 लाख रुपया आप फॉरेन रेमिटेंस में विदाउट सोर्स के बता सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताता चलो नॉलेज के लिए, ये प्रोटेक्शन जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या FI वाले के लॉ के अंदर नहीं है। वो आपसे क्वेश्चन, चाहे उनकी एक लिमिट है, वो आपसे पूछ सकते हैं, यार ये बार बार तुम्हारे अकाउंट पे 50 लाख क्यों आ रहा है? मसला क्या है भाई? वो कौन बैठा हुआ बाहर तुम्हारा, तुमसे ही मोहब्बत करता है, हमें तो कभी नहीं पैसे किसी ने भेजे भाई। तो भाई बताओ ये क्या चक्कर है? तो प्रोटेक्शन इनकम टैक्स लॉ में है, बाकी लॉज में सब्जेक्ट टू जो उनकी कंडीशंस होंगी आपको वो देखनी पड़ेंगी। तो बार बार मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो टेक्निकल या सही चीज़ है उसी को लेकर आए। हाँ, आपके रिलेटिव है, दोस्त है, वालदैन है, जो भी है वो भेज सकते हैं, उन्होंने वहाँ पैसा कमाया है, जितना मर्जी पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू, मनी चेंजर के थ्रू ले आए, कोई मसला नहीं है, उसका प्रूफ दे दें। एक्सपोर्ट प्रोसीड जी, ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि डॉक्यूमेंट ले उससे, बैंक स्टेटमेंट और डिडक्शन, उसके बगैर उसको एक्सपोर्ट प्रोसीड ट्रीट मत करें। ये कैश फ्लो मैंने आपको पहले बता दिया। देखें, पैसा चाहे आपने बिजनेस में डाला या पर्सनल में खर्च किया, दोनों सूरतों में कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों तरफ बनाएं। बिजनेस में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं और पर्सनल में भी बनाएं, क्योंकि अमूमन लोग प्रैक्टिस क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर कैश एंड बैंक बैलेंस में डाल देते हैं। ऐसे मत करें। मैंने जहाँ से ट्रेनिंग की थी, शुरू से लेके आज तक हर केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस शुरू कर दें, आपका केस और मजबूत हो जाएगा कि आपके सोर्सेज के इन और आउट होने का जो रिकन्सिलेशन है आपके पास होगा। जैसे आप प्रॉपर्टियाँ टैली करते हैं, गाड़ियाँ टैली करते हैं, तो कैश एंड बैंक बैलेंस को भी कर दें। 17 इस पे 2-3 पॉइंट्स हैं जी। कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ गिफ्टेड इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रीटमेंट आफ्टर 30 जून 2024। देखिए आज का कानून क्या है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपार्टमेंट 2 साल बाद, घर 4 साल बाद और प्लॉट 6 साल बाद बेचेंगे तो 0% टैक्स होगा। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो गिफ्टेड, अक्वायर्ड या इनहेरिटेंस में आएगी 30 जून 24 के बाद,
अभी तो 24 की रिटर्न जा रही है, उसमें तो ठीक है, ये टाइम पीरियड अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही ये 24 की अगले साल में आप जाएंगे तो टाइम पीरियड आगे हो गया ख़त्म। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो अक्वायर्ड एंड डिस्पोजल 30 जून 24 के बाद होगी। अगर आपने एक्वायर्ड 24 से पहले की है तो टाइम ड्यूरेशन उसी तरह ही है, 2 साल, 4 साल और 6 साल। लेकिन जो अक्वायर्ड एंड डिस्पोजल 24 के बाद होगी, वो बजट ने उसको 15% फ्लैट रेट जो है वो फिक्स कर दिया है, इर्रिस्पेक्टिव के जब मर्जी बेचे आप। तो ये ज़रा पॉइंट इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अब होता ये है ना कि लड़ाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, विरासत के अंदर। हमें एतराज़ है कि विरासत के लिए ये कानून नहीं होना चाहिए था, क्योंकि विरासत मिस यूज़ नहीं होती भाई, गिफ्ट मिस यूज़ होता है। उन्होंने गिफ्ट की आड़ में विरासत को भी बीच में रगड़ दिया। हम कह रहे हैं भाई गिफ्ट लोग मिस यूज़ कर सकते हैं। आज से गिफ्ट लेके फिर मार्केट वैल्यू ज़ीरो कर देते थे, गेन ज़ीरो आ जाता था। डेथ में तो ऐसे नहीं होता ना यार, वो तो एक तो उसका पहले परमानेंट लॉस हो गया, इररिपेयरेबल लॉस है, ऊपर से आप उसको टैक्स लगाई जा रहे हैं। और तीसरी बात सोने पे सुहागा ये है कि जब आपको पता डेथ होती है, सबसे पहले लोग कहते हैं वंडो जनाब, बेचें आप सब कुछ। मोस्टली ये होता है, बेचें इसको और जिसका जो बनता है उसको दे, फ़र्क करें। अब होता क्या है कि उस वक्त जब आप बेचेंगे और प्रॉपर्टी अभी विरासत में आई है, जब आप बेचेंगे गेन बड़ा सब्सटेंशियल आ जाएगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि उसको कॉस्ट ना लो करें, वही पुराने वाला फार्मूला 4 है वापस रिवाइव करें। लेकिन बहरहाल अभी एज सच कोई लॉ में अमेंडमेंट नहीं है, वो उसको उसी तरह ही टैक्स कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह गिफ्ट को कर रहे हैं। कि लोगों ने मिस यूज़ किया, इस पर सर्कुलर भी आया हुआ बोर्ड का कि लोगों ने मिस यूज़ किया, तो हमने लॉ को अमेंड कर दिया। ये सेक्शन 37(4) है, इसी वजह से ख़त्म हुआ था। और लोग करते क्या थे, भाई अच्छा टैक्स लग रहा है, इसको मैं दोस्त को गिफ्ट कर देता हूँ। गिफ्ट किया, फेयर मार्केट वैल्यू दोनों बराबर हो गए, गेन ज़ीरो हो गया, बाद में पैसे निकाल लिए उससे, तो टैक्स उसने 1 रुपया नहीं दिया। 236C तो अपनी जगह पर रहेगा, उसका वो वैसे रिफंड ले लेना उसने। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इन एट्रीब्यूट्स, अपने एट्रीब्यूट्स में जाकर टिक करें अगर आपका क्लाइंट रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि रेजिडेंट की वर्ल्ड इनकम पे टैक्स है और नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स है। अच्छा, इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 1-2 बंदे ना बाहर से आ गए, पैसा आ गया उनके पास, वो आया इसी साल में रेजिडेंट बन गया, पिछले सालों में वो नॉन रेजिडेंट था, और जब रेंट उसका बाहर से हमने चेक किया तो पता लगा कि वो 50-60 लाख रुपया या 70-1 करोड़ रुपया उसको तो रेंट आ रहा है उसके पास। सोच में पड़ गई यार ये क्या है, ये तो रेजिडेंट है तो फॉरेन सोर्स इनकम पे तो टैक्स लग जाएगा। तो आपके पास एक इंटरेस्टिंग बड़ा एक अच्छा उन्होंने सेक्शन 50 एंड 51 बनाया हुआ है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। वो ये कहता है कि जो बंदा वक्ती तौर पे पाकिस्तान में आएगा या रिटर्निंग एक्सपेक्टेड होगा, तो जिस साल में वो आएगा और उससे अगले 1 साल में अगर बाहर का पैसा वो पाकिस्तान में लाता है या नहीं लाता, तो वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगा। ये एक बेनिफिट इसके अंदर बड़ा अच्छा है, लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम का। तो सेक्शन 50 एंड 51 रिटर्निंग एक्सपेक्ट्रिएट एंड शॉर्ट टर्म रेजिडेंट्स। 19 जी, ये मैंने कवर कर दिया था कि अगर SME के अलावा आपकी इनकम है, यानी बिजनेस इनकम के अलावा जो आपने कवर किया, तो आप उसकी कंपटीशन बना के लायबिलिटी पे कर दें तो आपकी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। 20 जी, रिकमेंडेशन फॉर दी सोल्यूशन ऑफ फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस। ये मैं 4-5 जगहों पे मिला हूँ जी, कमिश्नर अपील्स भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने जिससे बात की है उन्होंने मेरी बात के साथ एग्री किया है। मैंने कहा जी आपने फ्रॉड का विंग बना लिया, I&I आपने बनाया हुआ है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आपके पास है, 38 आप वो छापे भी मार लेते हैं, आप ऑडिट भी कर लेते हैं 25 का, तो लोग तो फिर आपने आप लोगों को भी पकड़ लिया, ठीक हो गया। तो इतनी मुश्किल में जो आप पढ़ रहे हैं, तो आप एक रिड्यूस रेट 5% दे के इनपुट फारग क्यों नहीं कर देते? वो जिस वजह से लड़ाई हो रही है वो वजह ही ख़त्म कर दो। पिछले 5 साल से यही रिकमेंडेशन दे रहा हूँ मैं। और भाई आपको पता है कि फेक और फ्लाइंग इनवाइस इन्वॉल्व है कम या ज़्यादा, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। इसका सोल्यूशन क्या है? पूरी कौम पर जो जेन्युइन टैक्स पेयर है वो भी परेशान है। अब आप अंडरटेकिंग भी ले रहे हैं, एफिडेविट ले रहे हैं, उठा भी लिया आपने, इतना कुछ करके भी आप सारा कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे भाई, तो मेरी जान उसको ख़त्म कर दो। अजान हो जाए तो फिर मेरे 20वां ये पॉइंट है जी। 20 है।
तो 10 पॉइंट के लिए आप और बर्दाश्त करेंगे मुझे, फिर ये क्लोज हो जाएगा। एट ही इंट्रोड्यूस करवाया है 5% से, तो इनपुट कोई नहीं है, सिंपली आप सेल पे, हाँ सेल पे फिर चेक एंड बैलेंस, जैसे आपने Tier 1 में रिटेलर्स को पकड़ा है कि भाई अपनी सेल डालो इधर ऑनलाइन, रियल टाइम सेल डालो, इनवाइस पकड़ाओ, उस पर प्राइजेस भी रख दिए आपने, बड़ी अच्छी बात है। सेल ठीक होगी तो सारा कुछ ठीक होगा। तो बजाय इस लंबे चक्कर में पड़ने के हम उसको सॉल्व करने की तरफ जाए। देखें जी, आप जब तक दुनिया है आप अच्छाई या बुराई को कम तो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। ये ताकत किसी बंदे के पास नहीं है, ये खुदा के पास है। आगे चलते हैं, बाकी चेक एंड बैलेंस होने चाहिए, अच्छी बात है। 21 है जी मेरे सामने, ये भी 3-4 दफ़ा क्वेश्चन रेज हो चुका है कि जी डिस्पोजल ऑफ ज्वेलरी, पर्सनल मोटर व्हीकल एंड कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी आफ्टर डिपॉजिट इन बैंक। ये 3 चीज़ें मैंने इसमें से अलग अलग कर दी हैं। वैसे रेलिवेंट सेक्शन आपके सामने है, 18 है, 38, 5 एंड 39 है। थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो फिर आगे चल पड़ेंगे। देखिए, ज्वेलरी में 2 चीज़ें हैं। अगर तो आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस इनकम है, और अगर आप ज्वेलरी की वैसे सेल परचेज कभी कभार करते हैं तो 38(5) ये कहता है कि ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। इस पे जो गेन होगा, अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन है, यानी अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये जो ज्वेलरी है ये कैपिटल एसेट नहीं है, जबकि ऐसे नहीं है, ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल है। 2 बातें। मोटर व्हीकल, फिर वही बात, अगर आप पर्सनल कर रहे हैं तो बिजनेस इनकम है, गाड़ी आप बेचेंगे तो इस पर अब 2 ओपिनियन लोगों की आ रही है। मैंने जब अपने उस्तादों से, सारी बात है, जब बंदा परेशान होता है, कोई हल नहीं मिलता, तो उस्ताद की तरफ ही बंदा देखता है, खुदा की तरफ या उस्ताद की तरफ। मैंने कहा सर मुझे ये बताएं कि ये जो मोटर व्हीकल है, तो मुझे शहबाज भट्ट साहब ने ये बताया, मेरे उस्ताद हैं जो, उन्होंने ये कहा कि बेटा बात ये है कि पुराने लॉ में ना 2nd शेड्यूल में क्लोज हुआ करता था, कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग रिसीट, वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था। उसको नए लॉ ने सेव नहीं किया। जब वो सेव नहीं किया तो वो चला गया किसके अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अब ये उनका कहना है, मुझे भी यही चीज़ समझ आती है। अच्छा, अब मेरा लेकिन एक ऑब्जेक्शन भी है। जब मैं गाड़ी लॉस पे बेचता था तो आपने कभी वो लॉस मुझे अलाउ तो नहीं किया, इनकम के वक्त आप टैक्स लेने आ गए हैं। ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि अब गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं तो अब आप पैसे लेने आ गए हैं, तो वो फिर लॉस भी मुझे अलाउ करें आप। तो दोनों तरफ देखना पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट्स फेवर में भी हैं ज़्यादा, लेकिन चूंकि वो एग्जम्पशन था इस वजह से आ रहा है। अब आ जाता हूँ मैं आगे, फॉरेन करेंसी की कन्वर्जन। ओबियसली फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके, मैं फॉरेन रेमिटेंस की बात नहीं कर रहा, वो तो एग्जेम्प्ट है, जो आपके 50 लाख तक या आपके रिलेटिव ने भेजा, उसकी बात नहीं हो रही। ये आपने डॉलर खरीदे, आपने कहा यार चांस लगता है बढ़ जाएगी प्राइस, आपने 250 में डॉलर खरीदा, आपने 300 में बेच दिया पर डॉलर के हिसाब से। तो अब ये जो गेन होगा ये हमारे मुताबिक चार्जेबल टू टैक्स है, ये इनकम फ्रॉम अदर। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे तो फिर ये आपकी इनकम फ्रॉम, देखें अदर इनकम में आप उसी सूरत में जा सकते हैं। लॉ ये कहता है कि अगर कोई इनकम पहले 4 हेड्स ऑफ इनकम में नहीं आएगी, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन, तभी 5वां हेड एक्टिवेट होगा। यानी मुझे 5वें को एक्टिवेट करने के लिए पहले 4 को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं उधर चला जाऊंगा। नहीं आया तो फिर मैं इसमें आऊँगा। बाकी रही बात एग्जम्पशंस की और टैक्स क्रेडिट की, वो अपनी जगह पर रहेंगे। सेक्शन मैंने साथ दे दिया आपको, 18 बिजनेस इनकम के लिए, 38(5) वो मूवेबल एसेट्स के लिए, और 39 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए। रेफरेंस इसलिए होता है जी, लोग ये ना कि मन गढ़ंत कहानियाँ बना के बंदा ले आया है, ये वो नहीं है भाई। रेफरेंस के साथ आप उसको पढ़ेंगे, हो सकता है आप कुछ और चीज़ निकालें, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके पास कोई नई चीज़ आए तो। 22 है जी मेरे पास, रिसीट ऑन मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड ये भी काफ़ी सवाल आ रहा था मुझे, 2-4 दोस्तों ने पूछा, टैक्स ऑफिस में भी लोगों ने पूछा कि जनाब ये जो लाइफ इंश्योरेंस पे मेच्योरिटी पे पैसा मिलता है इसका क्या करना। तो फिर मैंने ढूंढते ना, ये मैंने जजमेंट साथ कोट कर दी है। ये ATIR कराची की जजमेंट है, 125 टैक्स 341, इसके अंदर सेव्ड है, मटेरियल आप तक पहुंच जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। उसने कहा हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस मेच्योरिटी भी जो अमाउंट मिलेगी वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, वो चार्जेबल टू टैक्स, क्योंकि कैपिटल रिसीट वो इसको
ट्रीट कर रहे हैं, और पर्पज़ भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता इसमें, ये भी बात है। हाँ, अगर आप बिजनेस में कोई एक्सीडेंटल, फायर, थेफ्ट, आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, उसमें अगर आपको कोई पैसा आता है तो चूँकि पहले आपने एज ए इंश्योरेंस एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है, तो जो इनकम अब आपको आगे से आएगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल की जाएगी। ये पॉइंट ज़रा एक्सेप्शन भी जेन में रखिएगा। 23 जी, ये भी काफ़ी लोगों को, मुझे भी फेस करना पड़ा, काफ़ी लोगों को किया, तो मैंने कहा कि नोट बना देते हैं इसका भी। आपको प्रॉफिट ऑन डेट लेस देन 5 मिलियन एंड मोर देन 5 मिलियन। लेस देन में तो आपको पता है स्टैंडर्ड रेट 15 है, 10 वाला भी है उसके अंदर। अब आ जाते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट एंड स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। वो 15% आपको काट के देते हैं। अगर 50 लाख से आप ऊपर गए तो नॉर्मल टैक्सेशन है, नीचे रहे तो फिर आपका वो जो फिक्स टैक्स 15% हो जाएगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और DSCs आर एक्सेप्शन ऑफ दीज टैक्सेशन पॉलिसीज। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे ना 3 तरह के बेनिफिट मिलते हैं टैक्स पेयर को। एक, पहली बात तो ये कि उसकी उम्र 60 साल प्लस हो, ये उन्हीं को दिए जाते हैं। पेंशनर अकाउंट, पेंशन सर्टिफिकेट और बहबूद सर्टिफिकेट मिलते ही सीनियर सिटीजन को है। नंबर 1, उसका टैक्स कोई नहीं कटेगा जनाब। विद होल्डिंग टैक्स नेशनल सेविंग सेंटर उसका नहीं करेगा। तीसरा, जब वो रिसीव करेगा तो उसके ऊपर 2 ऑप्शन आएंगे। वो अदर इनकम में डिक्लेयर करेगा, ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन आपको उसको मैक्सिमम 5% और कम से कम 0% जो टैक्स है वो उसको उस पर देना पड़ेगा। अब आ जाता है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। इस पर भी एकदम से जब लमसम अमाउंट आती है तो लोग उछल के बंदा बैठ जाता है, भाई ये क्या हो गया, फ़ौरन ही 4 करोड़ आ गया। तो उस पर जब वो 35% वाले स्लैब में जाता है तो बंदा कहता है भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, प्रॉफिट मेरा पिछले सालों का है, टैक्स आपने करंट पे लगा दिया। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में 37, 39 का 4A सब सेक्शन है, वो मैंने आगे ना कोट कर दिया आपको। 7B और 151 दूसरों के लिए, 39 4A कि अगर आपको एरियर प्रॉफिट ऑन डेट आता है, एरियर सैलरी की तरह, तो 2 ऑप्शन आपके पास है। पहला, या तो करंट ईयर में ऐड करके टैक्स दे दें। मसलन मुझे 4 करोड़ आ गया, मैं 4 करोड़ पे सीधा टैक्स दे दूं जो भी मेरा बनता है नॉर्मल, या मैं पिछले 10 सालों का प्रॉफिट अलग करूं जो उन्होंने आपको वर्किंग में दिया होता है और उन सालों का रेट लगाऊं, और जो टैक्स मेरा बनता है, आपको पता है 18 या 19 तक ये फाइनल डिस्चार्ज में था 10%, उसके बाद ये 36 मिलियन था 15% पे, फिर ये 50 लाख पे आया, ठीक है। अब ये 50 लाख के ऊपर स्टैंड कर रहा है, तो आपको तोड़ना पड़ेगा उसको हिस्से करके। और हमारे केस में कहाँ वो पेएबल निकल रहा था उसका रिफंड आ गया, क्योंकि पीछे 10 कटा फाइनल डिस्चार्ज था, कटा 15 हुआ था, तो बाकी का 5 मेरा रिफंड आ गया। और इवन अदरवाइज जो ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास आया वो 50 लाख से नीचे चला गया, जब वो नीचे गया तो वो 15% पे आ गया, तो वो पिछले का जो डिफरेंस था वो मुझे रिफंड आ गया। तो ये आप इसमें रेलिवेंट, अच्छा सैलरी की एरियर का ट्रीटमेंट आप 12 का सबसेक्शन 6 है, उसमें भी जाके इसी तरह ही आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो जो ट्रीटमेंट एरियर सैलरी का होगा वही ट्रीटमेंट प्रॉफिट ऑन डेट का होगा। ये बेसिकली 2 डिफरेंट सेक्शन है, सैलरी के लिए 12 का सबसेक्शन 6 और प्रॉफिट ऑन डेट के लिए 39 का 4A। ले जी 24। अच्छा जी, ये भी मैंने ऐड किया है, इजी पैसा और जो आपके मोबी कैश है जनाब, वो पीछे बैंक अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं। तो जिस क्लाइंट की भी रिटर्न फाइल करें उसे कहें भाई अगर कोई सब्सटेंशियल ट्रांजैक्शन की है तो उसको कवर कर लेना, क्योंकि पीछे बैंक है और उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक टैक्स ऑफिस के पास, अगर प्रॉफिट ऑन डेट हुआ या कोई चीज़ हुई तो वो ऑटोमेटिक उनके पास चली जाएगी। तो इसको भी बैंक की आप ट्रीट करें। ट्रीट क्या करें, ये है ही बैंक, तो जिस तरह बाकी बैंक आप कवर कर रहे हैं इनको भी कवर कर लीजिएगा। 25 जी, अच्छा ये भी एक सवाल हुआ कि जी 10th शेड्यूल में आपको पता है कि जो नॉन ATL वाले हैं उनका डबल रेट टैक्स कट जाता है। तो सवाल किसी ने ये रेज़ किया कि अगर मेरी FTR के अंदर इनकम है, मेरा डबल टैक्स कट गया, या मैं NTR में हूँ मेरा डबल टैक्स कट गया, तो क्या डबल टैक्स की वापसी होगी? और अगर होगी तो उसने सवाल ये किया कि लॉ में लिखा कहाँ हुआ है। हमारे आज के चीफ गेस्ट चीफ कमिश्नर RTL चीफ ला चुके हैं सर, प्लीज़ वेलकम टू स्टेज। असिस्टेंट डायरेक्टर MIS अली शाहिद अकबर साहब चीफ लाए हैं सर, वेलकम प्लीज स्टेज पे चीफ ले आए सर। मैं वेलकम करता हूँ अली इमरान शाह साहब चीफ फरमा हैं, सोहेल सराज साहब हैं, अरशद नशाई साहब हैं, आसिफ साहब, राना माजिद साहब, सर वेलकम प्लीज़।
सो सवाल ये रेज हो गया जी कि क्या 10th शेड्यूल में मेरे जो टैक्सेस डबल या डबल से ज़्यादा जो कटौती हो रही है, क्या लॉ में कहीं लिखा हुआ है कि मैं एक्सेस की एडजस्टमेंट क्लेम कर सकता हूँ? अब ज़ाहिर बात है, इसको सवाल तो लोग कर देते हैं, उसको ढूंढने के लिए पूरी ऑर्डिनेंस को खंगालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि भाई किधर गया ये। सो पहला आपको मिलेगा जी 169 का सब सेक्शन 4, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपका FTR के केस में आपका टैक्स ज़्यादा कट गया है और आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आप एक्सेस टैक्स का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। और पर उसको रेड विद करना है आपने 10th शेड्यूल का रूल है 4 का सब रूल 3। वो ये कहता है कि अगर आप प्रोविजनल असेसमेंट होने से पहले पहले रिटर्न फाइल कर देंगे तो जो भी टैक्स आपका डबल कटा हुआ है, जो भी डबल या ज़्यादा रूल 1 के अंदर, उसका क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपका NTR भी कवर्ड हो गया और FTR भी कवर्ड हो गया विद रेफरेंस टू स्पेसिफाइड रूल्स और सेक्शंस के। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, वैसे तो नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर का तो अब सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, वो बिजनेस ही बंद करवाएगा, अब ज़्यादा तो यही होना है उसके साथ फिर। अब मसला ये है कि अब जब तक आप कंप्लायंस नहीं करेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो सेल टैक्स है, कस्टम है, सेल टैक्स है, PRA है, उसके बगैर आपका सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है, वो चलेगा नहीं ज़्यादा देर। कितना को भागेंगे आप आगे, एक दिन आपको या तो बंद करेंगे या कंप्लायंस करेंगे, तीसरी ऑप्शन अब बीच में नज़र नहीं आ रही। सो भाई 122 सेक्शन वैसे ही अवेलेबल है, अपने पर्टिकुलर्स को चेक करके भेजें, क्योंकि उसमें पावर है कमिश्नर रेवेन्यू के पास, एज मैनी टाइम्स एज दी कमिश्नर डीम फिट, जितनी दफ़ा कंसीलमेंट पकड़ी जाएगी। पहला आपने रिटर्न फाइल की, बंदे की गाड़ी पकड़ी गई 122, फिर फाइल की जनाब, पता लगा एक प्रॉपर्टी अब आ गई है, फिर 122, जितनी दफ़ा वो कंसीलमेंट होएगी उतनी दफ़ा एज मैनी टाइम एज। लेकिन उन लोगों के लिए जो नॉन कंप्लायंट है, जिसकी चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं, कवर्ड है, वैल्यू में फ़र्क है, वो रिकन्सिलिएशन बना के दे दे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं जी। फिर इसकी फाइनेंशियल और लीगल इम्प्लीकेशन है, पेनल्टी आपके पास है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज आपके पास है, और फिर अल्टीमेटली आपको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस में आपके पास लीगल इम्प्लीकेशन, फिर उसको इम्प्रिजनमेंट का भी उसमें आपको पता है। एक बंदा ढीठ होता है ना, कहता है जी की कर लोगे तुम ज़्यादा से ज़्यादा, की करोगे, उसे कहो जी कोई बात नहीं, तुम्हें उठा के अंदर बंद कर देते, तो आ जाओ ज़रा आराम करो। अच्छा, उसने सवाल किया अगर मैं 6 महीने अंदर रह के आ जाऊँ तो टैक्स माफ़ हो जाएगा? मैं कह नहीं, वो उधर ही रहेगा और तुम्हारी बेइज्जती अलग होगी। अच्छा, फिर तो मुझे जमा कराना पड़ जाएगा। तो वो कंप्लायंस ऑफ लोग, वही लोगों के जहन में ये भी होता है कि शायद मैं ये कर लूँगा तो मुझसे बाकी सवाल नहीं किए जाएंगे। तो माफ़ीनामा भाई नहीं है, वो किस्तें हो सकती हैं, वो तोड़ के कुछ हो सकता है, डिले हो सकता है, बट माफ़ीनामा नहीं है इसके अंदर भाई, वो स्टेट का पैसा। चले 27 है जी। अच्छा, अब लेटेस्ट एक जजमेंट आई है जी मेरे नॉलेज में, आज ही मैंने इसको देखा है। पहले तो मैं देखना चाहूँगा, जब बजट पे सेमिनार किया, कि ये लेट फाइलर की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो रही है। तो 3 जगह हैं जहाँ लेट फाइलर जा रहा है, 236C में, 236K में और FED के अंदर, यानी परचेज और सेल ऑफ प्रॉपर्टी पर रेट उनका मिड में आ गया है, फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान में। और FED में 3, 5 और 7% जो आपका है उन्होंने चार्ज कर दिया है ATL लेट और नॉन फाइलर के लिए। अब आगे बारी, अब जो जजमेंट आई है, ये मैंने रेफरेंस लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, रिट पिटीशन नंबर है 24 सितंबर 2024 है। उन्होंने ये इसमें हेल्ड किया है, जो सेंटेंस मैंने आपको देना है, कि इसकी एप्लीकेशन 30 से 24 तक नहीं होनी। जब ये बजट आया है, इससे ऑनवर्ड आप आगे जाएंगे, पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अभी ये उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि लेट फाइलर को उसी तरह ही आपको पता है, वो जो उसके जो फीस, जो चार्जेस हैं ज़्यादा टैक्सेस के, वो देने पड़ रहे हैं। तो इसको ज़रा देखते हैं। अब अच्छा, इसमें ये भी है कि डिपार्टमेंट ICA में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। ये ब्लैंकेट चिट नहीं है जी आपके पास, ब्लैंकेट एग्जम्पशन नहीं है, ये जस्ट एक जजमेंट है, और जजमेंट अगेंस्ट भी हो सकती है। और जब तक ऑर्डर फाइनलिटी ऑब्टेन नहीं कर लेता, आप उसको फाइनल मत समझें। कल को आप ICA में डिपार्टमेंट जीत जाता है तो फिर अगेंस्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, प्रेसिडेंट के पास रिव्यू में चला जाता है। तो इसको आप फाइनल मत समझें। लेकिन फ़िलहाल एक ब्रीदिंग टाइम मिल गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये बैक डेट पे अप्लाई आप ना करें।
तो अभी जो रिटर्न्स हैं वो 31 अक्टूबर तक अपनी फाइल कर लें, ताकि एटलीस्ट अगर ये एप्लीकेबल हो जाता है तो आप इसके अंदर लेट फाइलर में फॉल ना करें। 28 जी, ये भी काफ़ी इशू रहा, काफ़ी लोगों ने भी किया और मेरे पास भी आ गया, हियरिंग भी हुई मेरी। तो उसमें अनेक्सर एफ को मैच किया जा रहा था क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक जो इनकम टैक्स रिटर्न में है। एक ही सेंटेंस पे बात खत्म हो जाती है कि अनेक्सर एफ जो सेल टैक्स का है वो कैरी फॉरवर्ड की समरी है इनपुट की, उसका स्टॉक के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना उसमें लेबर है, ना उसमें एफओएच है, ना उसमें डेप्रिसिएशन है, उसमें है ही नहीं। उधर जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालते हैं, किसी चीज़ को बनाने की जो कॉस्ट है मटेरियल लेबर एफओएच को ऐड किया जाता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाल के तो कॉस्ट निकाली जाती है। तो टैक्स अकाउंटिंग और टैक्स का ट्रीटमेंट इनकम टैक्स का डिफरेंट है और अनेक्सर एफ। और आखिरी बात यह है कि दो डिसिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन नहीं हो सकता भाई। आप डॉक्टर और इंजीनियर को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों प्रोफेशनल हैं, एक अल्लाह के हुक्म से बंदे ठीक कर रहा है और दूसरा चीज़ों को ठीक कर रहा है। तो एनेक्सर एफ इज़ कैरी फॉरवर्ड समरी है। मैं किसी वक्त में आपको डिटेल भी दूंगा इसकी कि वो बनाया कैसे जाता है। अभी सिर्फ इतना काफ़ी है कि एनेक्सर एफ कैरी फॉरवर्ड है, इनपुट टैक्स की उसकी रिकन्सिलेशन है और कुछ नहीं है। वो उसमें चूँकि वर्ड यूज होता है ना, ओपनिंग, परचेज, कंजम्पशन और क्लोजिंग। अब ओपनिंग पढ़ते ही बंदा समझता है शायद ओपनिंग स्टॉक है, वो भाई उसका नाम पढ़ो, वैल्यू है, सेल टैक्स है और वैल्यू एडिशन है, वो डिफरेंट चीज़ है। बहरहाल इंसान दूसरों से सीख भी रहा होता है और सिखा भी रहा होता है, इसी तरह ही है अमल, इसी तरह ही है। नेक्स्ट है जी मेरे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये मैंने एंड पे जाके ऐड किया कि एप्लीकेशन ऑफ सीवीटी, सुपर टैक्स एंड डीम्ड इनकम जो 7E का आपका टैक्स है, इसका क्या करना है अब इस पर। देखें सीवीटी आपको पता है जो फॉरेन एसेट्स हैं आपके, उस पर 22 में तो नहीं है जो जजमेंट है, 23 और 24 ऑनवर्ड जो है वो उसमें लग रहा है, वो रिटर्न का हिस्सा है। उसके अंदर रिटर्न ये सेपरेट है, सीवीटी का फॉर्म लग है, वो पोर्टल पे अवेलेबल है, वो आप फिल करें और जो उसका टैक्स बनता है, उसके नोटिस भी लोगों को आ रहे हैं, वो जमा करवाएं जो बनता है। जहाँ 100 मिलियन से ज़्यादा आपके फॉरेन एसेट्स की वैल्यू होएगी, एक्सक्लूडिंग लायबिलिटीज़ को माइनस नहीं करना, यानी ग्रॉस वैल्यू 100 मिलियन से ज़्यादा होगी, उस बंदे को फॉरेन एसेट्स पे रेजिडेंट को जो है वो देना पड़ेगा। गाड़ियों पे भी लगा हुआ है। दूसरा, ये वन टाइम नहीं है, ये हर साल लगेगा। दूसरा आ गया सुपर टैक्स, वो स्पेसिफाइड है, आपको पता है 150 मिलियन से ज़्यादा सारे लोग इसमें फॉल नहीं करते, बहुत स्पेसिफाइड लोग हैं जो इसमें फॉल करते हैं। हाई अर्निंग इनकम वाले केसेस इसमें आते हैं, उन लोगों पे ये एप्लीकेबल है। एक्सक्लूजन्स को निकाल के जहाँ एप्लीकेबल है, ये रिटर्न का हिस्सा है, उसमें फीड करें और उसका जो बनता है उसको पे करें। आप अपनी एडजस्टमेंट दूसरी के साथ कर सकते हैं जो लायबिलिटीज या और भी एडवांसेस पड़े हुए। आखिरी आ गया जी डीम्ड इनकम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आपको भी पता है इसका स्टेटस क्या है। सिंध और पंजाब अगेंस्ट है हाई कोर्ट, कोयटा, इस्लामाबाद और पेशावर ये फेवर में है टैक्स पेयर के, और पेंडिंग ये पड़ा हुआ है केस सुप्रीम कोर्ट में। अब जब तक वो कुछ इसका फाइनल नहीं कर देते, हम तो यही कह रहे हैं कि यार अगर तो आप समझते हैं कि जी कल को हमें डिफॉल्ट सरचार्ज से बचना है या हमारी सकत है पे करने को, तो पे कर दें, अदरवाइज फिर इसको आप फीड मत करें, क्योंकि अभी ये सब जुडाइस है बिफोर द। देखें लगेगा तो पूरे मुल्क को लगेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि 2 सूबे पे करें और 3 सूबे रिलैक्स करें, इस तरह का कानून तो नहीं चलेगा। या तो अगेंस्ट हो या फेवर में हो, यही चीज़ होनी है। बाकी वो सुप्रीम कोर्ट बेहतर जानते हैं उन्होंने क्या फैसला करना है। ये लास्ट है जी, बट नॉट द लीस्ट लिमिटेशन। ये मैंने 4 चीज़ें इसके अंदर अपने पास से बनाई कि वैसे तो आपको पता है कि लिमिटेशन पहली है परचेज ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल एसेट, सेक्शन 75 है। इमूवेबल 50 लाख से ज़्यादा और मूवेबल 10 लाख से ज़्यादा। इसको डिक्लेयर करते वक्त बिजनेस में भी और वेल्थ में भी इसको चेक कर लें। उसकी वजह पता क्या है, क्योंकि जब आपने कल इसको बेचना है तो ना आपको डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट मिलेगी और ना ही कैपिटल गेन पर्पज़ के लिए इसने माइनस होना है, अगर आपने पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक ना की हुई तो। हाँ, कम है वैल्यू, आप बेनिफिट ले सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं जी मैंने तो बेचना ही 6 साल बाद है या तो चक्कर ही नहीं, वो तो 0% होगा, तो उसकी 5% मिनिमम पेनल्टी भी है जनाब,
फेयर मार्केट वैल्यू का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 25 लाख सीधा सीधा बनता है। तो वो ज़रा आंखें कान और दिमाग खुले रखिएगा, जो डिक्लेरेशन आप कर रहे हैं वो उसको वेरीफाई करके, चेक करके, एग्जामिन करके तो फिर उसको फाइल करें, और अपने क्लाइंट को बताएं कि भाई ये मसला है, ये कल को मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था। बी, डिडक्शन नॉट एडमिसिबल। सेक्शन 21 बात हो चुकी है, बड़ा इन डेप्थ उसके अंदर चीज़ें अवेलेबल है। जो भी डिडक्शंस लॉ के मुताबिक नहीं होंगी, सेक्शन 21, कोई भी आपको पता है टोटल ऑडिट की असेसमेंट इस सेक्शन के बगैर नहीं होती। इतना ये फेमस और ये हैवी किस्म का सेक्शन है कि इसके बगैर जनरली, क्योंकि एक्सपेंसेस सारे फॉल इसके अंदर कर रहे होते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 111, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप लेवल ऑफ एक्सपेंस रीजनेबल से कम करेंगे तब भी ऐड हो जाएगा, सोर्स नहीं होगा तब भी ऐड हो जाएगा 111 में। तो लिमिटेशन सिर्फ बिजनेस पे नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस पे भी है, ये ज़रा नोट कीजिएगा। तो लोग कहते हैं ना जी वो टोटल डाल दें जी 10 लाख रुपया, बाद में पता लगता है बिजली का बिल ही 10 लाख से ऊपर है, तो तुम फिर खाते क्या हो भाई। तो ब्रेकअप हमेशा उससे लें, आखिरी जून के बिल ले लें, उसमें 12 माह की डिटेल होगी। आप इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस, वाटर के आखिरी बिल जून 2024 के ले लें, सारे ना लें, उस बेचारे को परेशान ना करें। एक बिल लें, डिटेल ले लें उसमें से, और टैक्स खुद इनकम टैक्स में से निकाल लीजिएगा। आखिरी है जी लोन, एडवांस, गिफ्ट और शेयर डिपॉजिट मनी, 39(3) है। अक्सर लोग जो है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल दी लेडीज़ और बंदे जिनको नहीं पता होता, कमेटियाँ भी अंदर डाल रहे हैं, उसके पैसे भी डाल दिए, इसके भी डाल दिए। मैंने कहा भाई ये 50 नाम अंदर आ गए हैं, ये कौन है? ये जी मेरे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने मुझे कहा क्रॉस चेक ले लो या कैश ले लो, तो मेरा पैसा तुम ना आगे उसको दे देना, तो मेरे अकाउंट में ये 4 करोड़ इस तरह घूम रहा है। मैंने कहा भाई टैक्स ऑफिस तो कह रहा है ये इनकम है तुम्हारी जी, ये कैसे बात हुई? पैसा तो उसका था। तो मैं कहा फिर उसका भी नाम दो, तो रिश्तेदारी से भी जाओगे पीछे से। उसने कहना मैंने पैसे दिया था आगे देने के लिए, तुमने मुझे टैक्स ऑफिस में फंसा दिया उधर। तो भाई बैंक में ट्रांजैक्शंस चाहे जो भी हैं वो आप तरीके से करें। और कमेटी, आपको पता है कमेटी जब तक क्रॉस चेक ना हो, हमारे मुताबिक प्रैक्टिस पूरा पाकिस्तान की कि कैश है, जब तक वो इस सेक्शन की कंप्लायंस नहीं करेगी। आपकी पहली कमेटी निकल आई 10 लाख रुपए की, आपने कोई चीज़ बना ली, तो पैसा तो आपके पास है कोई नहीं, तो पैसा कहाँ से आया? आपने कहना जी कमेटी, उसने कहना जी क्रॉस चेक आया नहीं, तो क्रॉस कोई देता कोई नहीं। तो इसलिए कोशिश करें कि ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करके, चेक करके, मकसद चीट करना नहीं है, मकसद ये है कि जो हुआ है वही प्रेजेंट करना है बंदे ने। खाई बंदा अपनी चीज़ों में ना फंस जाए, तो बजाय इफ़ एंड बट लगाने के परहेज़ कर लें, आपको इलाज नहीं कराना पड़ेगा। बाकी आप कोई आपका सवाल होगा तो वो मैं आपके कोशिश करिए, या जैसे आप बेहतर समझते हैं। बहुत शुक्रिया जी नदीम भट्ट साहब, FCA, ये हमारे चेयरमैन हैं लॉ टैक्स बार की एकेडमी के। बिल्कुल भट्ट साहब ने तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे मैक्सिमम जो है मेरा ख्याल है बात कर दी है, जो उसमें इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं। इसमें कुछ टैक्स रिटर्न के फॉर्म में भी प्रॉब्लम है, जैसे अंडर सेक्शन 148 में कमर्शियल इंपोर्टर का 2% का उसमें टैब ही नहीं है कि हम कहाँ पे एंट्री डालें। कोई बंदा कमर्शियल इंपोर्ट कर रहा है तो 2% का उसके रेट ही नहीं आ रहा। उसके बाद मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स हैं, वो लाइबिलिटी निकाल देता है। जब भी हम उसमें कैलकुलेट करते हैं तो वो मैक्सिमम जो है ना वो लाइबिलिटी उसमें निकल आती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल भट्ट साहब आपने बताया मौजूद है। सहर अंसारी साहब बैठी हैं, मैं इनको वेलकम करता हूँ। हाफिज़ मोहम्मद ज़ाहिद साहब हैं, राना आसिफ साहब हैं, हमजा चोई साहब बैठे हैं, CM हनीफ सलीमी साहब, सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। इसके बाद एक शॉर्ट सी हमने रिक्वेस्ट करके चीफ साहब को बुलाया है और साथ अली शाहिद अकबर साहब को। तो जो भी आपके इश्यूज़ हैं रेलिवेंट टू सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और ID पासवर्ड, तो सर छोटी सी आप प्रेजेंटेशन देंगे। अली शाहिद साहब, सर आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली दिस चीफ ले आए स्टेज पे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों को शिकवा है कि मैं वहाँ पे सीट पे अवेलेबल ही नहीं होता, तो किसको बताएं क्या मामला तो इसमें। तो वहाँ ना बैठने की एक जो मेजर रीज़न ये है कि वहाँ पे आप दोस्तों की कोशिश होती है कि वहाँ से पूछा जाए जाके कि ये क्यों रिजेक्ट हो गया है हमारा केस, जो इसमें आप चेक करके हमें बताएं क्या वजह है। तो जब मैं इस तरह के केसेस 1 to 1 आपके वहाँ पे स्क्रूटनी करूँगा,
आपको इंटीमेशन फीडबैक दूंगा तो मैं काम नहीं कर सकता। और मेरा वन यूज़र है जिसको मैंने अपडेट करना है और कुछ टाइम देना है, तो इस वजह से मैं किसी दूसरी जगह बैठ के तो उसको कोशिश करता हूँ कि आपका मैक्सिमम काम कर सकूँ। उसमें एक चीज़ ये है कि दो चीज़ें उसमें जो मुझे अवेलेबल की गई हैं कि या मैंने केस एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये ऑब्जेक्शन वाली इख्तरा जो है ये मैंने खुद से एक स्लिप की सूरत में बना के, तो वो आपको काफ़ी लोग फैमिलियर हो गए हैं अब इससे, एक उसके ऊपर लिखे हैं जितने हमारी रिक्वायर्ड हैं लॉ के अंदर रूल 5 में जो लिखी हुई चीज़ें हैं, उसको मैंने उर्दू में अपने तौर पे करके तो ये बनाई है एक स्लिप के। ये डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर अटैचमेंट्स के अंदर नहीं लगे, उसके ऊपर एक रेड दायरा लगा देते हैं और अटैचमेंट्स में लिख के लगाते हैं कि रीजंस ऑफ रिजेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस। तो कई लोग तो फैमिलियर हो गए हैं कि जो हमारी तरफ से एक ऑर्डर जाता है रिफ्यूज़ल का, उसकी अटैचमेंट्स में जाके आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ के ऊपर मार्किंग की हुई है। आप वो चीज़ लगा के सबमिट करते हैं, केस दोबारा हमारे पास आता है तो हम उसको अप्रूव कर देते हैं। लेकिन कई दोस्तों को अभी तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जी ये किस जगह पे आपने लगाए, वो इसके ऊपर तो ये सारी रीज़न होती है वहाँ पे ना अवेलेबल होने की। चीज़ें बहुत मुख्तसर हैं, अगर आप उसको देखें 4 या 5 चीज़ें हैं जो रजिस्ट्रेशन के अंदर लगनी है। तो इसको मैं आपके सामने गोशेदार कर देता हूँ कि जब भी केस सबमिट करें अगर ये चीज़ें उसके अंदर होती तो रिफ्यूज़ल का सवाल ही पैदा नहीं होता। लॉ के अंदर जो लिखा है जी बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है इन द नेम ऑफ बिजनेस, और उसके साथ मैंने एक अलग से लिखा था कि जी बैंक अकाउंट मेंटेनेंस उसकी जो बैंक स्टेटमेंट दें, इसके ऊपर काफ़ी रिजर्वेशन थी। तो उसकी रीज़न ये है मांगने की कि जो हमारी बैलेंस शीट आई है उसके अंदर आपने देना है कि जी कितने उसके एसेट्स हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। तो उसके अंदर एक कॉलम है कि जी आपका बैंक का जो बैलेंस है वो क्या है। तो अगर हम सिंपल बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देते हैं तो उसके अंदर वो बैलेंस अवेलेबल नहीं होता। चाहे आप नया एक अकाउंट जो शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका कुछ ना कुछ पैसा उसके अंदर होगा जिससे पता चलता है कि जी आपका एक्चुअल कैपिटल आपके पास रनिंग क्या था जब आपने स्टार्ट किया है। वो जो बाकी चीज़ें हैं जिसके अंदर डेबिटर्स है या क्रेडिटर्स का है वो मामला, उसके ऊपर हम ना तो कभी उसको चेक किया है ना उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है, लेकिन आपका वो एक इनिशियल जो आपके बैंक के अंदर बैलेंस है वो लाजमी है, चाहे वो थोड़ा है या ज़्यादा है, वो आपने साथ देना है। उसकी सूरत ये थी कि जब आप बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बैंक से एक्वायर करते हैं तो उनको कहें कि जिसके अंदर ही वो बैलेंस भी लिखते हैं। ये आसान तरीका है। नया अकाउंट बना है उसके अंदर जितने भी आपके 2000 हैं 10,000 हैं जितना भी है वो उसके अंदर मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आते हैं जी जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि जी एक रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर नंबर विद गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो इससे आप कुछ लोग तो लिख देते हैं उसके अंदर, जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो एड्रेस के ऊपर लिखा आता है जी यूटिलिटी का नंबर लिखें। उसमें यूटिलिटी नंबर जो हमें भी अपीयर नहीं हो रहा था, तो हम कहते हैं कि जी आपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर की तस्वीर लगानी है और उसके साथ उसका रिस्पेक्टिव बिल लगाना है। बहुत बड़ी कंप्लेंट या बहुत बड़ी हमारी रिजेक्शन इस बेसिस के ऊपर है। एक आपके पास 2 मीटर एक घर के ऊपर लगे हैं, 3 लगे हैं बिजनेस पे, 4 लगे हैं, तो फोकस नहीं करते, जितनी तस्वीर जो नज़र आता है उसको लगा के जो दूसरा बिल किसी दूसरी जगह लगा देते हैं, मीटर किसी का और लगा देते हैं। हमने जो चीज़ें उसके अंदर एक चेक लिस्ट रखी है वो उसके ऊपर एक मीटर के ऊपर एक कंज्यूमर नंबर छपा होता है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर के ऊपर भी होता है और आपके बिल के अंदर भी होता है। वो एक मेजर चेक है हमारा कि जी आप वही रिस्पेक्टिव मीटर दे रहे हैं और वही बिल दे रहे हैं। जो चीज़ इसमें मिसमैच होती है उसको हम रिफ्यूज़ करते थे कि जी आप अपना रेलिवेंट जो बिल है वो इसके अंदर लगाएं। और ये 3-3 4-4 दफ़ा भी हमें केस ही वापस करना पड़ता है इस तरह के केसेस, और पता नहीं क्यों नहीं, माइट भी हम कन्वे नहीं कर पाते जिसकी वजह से। और अगर सिर्फ किसी का एक चीज़ कम होती है कि बिल नहीं आया या उसकी तस्वीर नहीं आई, तो मैंने बहुत सारे आपके क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिनको टेलीफोन करके कहा कि यार ये आपका बिल नहीं है, उसका सिर्फ रेफरेंस नंबर लिखवा दो, मैं खुद से निकाल के इसको लगा लेता हूँ। या अगर उसका मीटर है सिर्फ तो उसको कहा कि जी आप तस्वीर बना के हमें, ये एक LRO RTO लाहौर मैंने शेयर भी किया था यहाँ पे, LRO RTO लाहौर के नाम से एक जीमेल बनाया है, तो उसके अंदर वो शेयर कर देते हैं अपनी जो भी आइटम मिस होती है, तो मैं इसको लगा के उसको डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ। ये दूसरी चीज़ थी जो उसकी एज़ पर लॉ रिक्वायरमेंट के अंदर लिखी है। तीसरा है जो लॉ में वर्डिंग है GPS टैग फोटोग्राफ ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस। अब ये GPS टैग क्या है कि जी एक मैग्नीट्यूड एटीट्यूड है जो जब आप गूगल पे जाते हैं, जब उस लोकेशन को पिन करते हैं तो वो सिस्टम में दिखाता है। इसको कन्वे करना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि पहले समझाने के लिए मैंने किया कि जी चले गूगल की लोकेशन एक आप सादा जो है वो शेयर कर दें। शुरू पे तो वो चलता रहे निज़ाम, लेकिन अभी
उससे बड़ी एम्बिग्विटी हुई कि जी सादा सी एक लोकेशन पे जाते हैं जिसमें कुछ उसकी वेयर अबाउट का नहीं पता चल रहा था। ला बहुत क्लियर है कि जी जीपीएस टैग जो इसका लैटिट्यूड एटीट्यूड है, जिससे कल को ये उसको डिजिटली ट्रेस करना चाहें तो कर पाएँ। तो उसके लिए मैं एडवाइस करता हूँ सब मेंबर्स को कि आपने एक जीपीएस कैमरा ऐप है, वो अपने क्लाइंट को एडवाइस करें कि जिस लोकेशन पे वो हैं वो अपने एंड्रॉयड में या अपने आईफोन में वो उसको इंस्टॉल करके उसकी तस्वीर ले, तो वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है उस लोकेशन को और उसके जो लैटिट्यूड एटीट्यूड आता है उसमें भी कुछ में होता है कि जी वो नहीं प्रॉपर लोकेशन आती, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये आता है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, उसका एड्रेस, उसका वो सारा ले लेता है। तो उसमें मसला रिजॉल्व हो जाता है। दो चीज़ें नहीं आना पड़ती, एक कि उसका व्यू भी आ जाता है, उसका जीपीएस टैग भी आ जाता है। अगर जो लोग नहीं हैंडल कर पाए थे, तो मेरे पुराने कुछ सीनियर लोग हैं जो आईटी को नहीं समझते लेकिन प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको ये था कि ये आप गूगल का अलहदा से अपनी लोकेशन ऑन करके तो उसको निकाल के तो जीपीएस टैग उसका जो उसके तौर पे लगा लें और जो बिज़नेस का व्यू है उसको अलहदा से लगा लें। तो दो चीज़ें लिखी हैं उसके अंदर, लेकिन बेसिकली ये एक ही चीज़ बनती है। अगर आप जीपीएस टैग अपने कैमरे में वो लगा लेते हैं ऐप जो इंस्टॉल करके, तो सिस्टम जब तस्वीर खींचेंगे तो खुद ही पिक कर लेता है आपका वो बिज़नेस का व्यू भी आ जाएगा। और ये फिर बहुत सारी चीज़ों में ऐसे है कि आपने एक कोई भी बिज़नेस आपका चल रहा है तो आप करते ये हैं कि आप एक इनर व्यू बंदा बैठा है उसकी तस्वीर बनाए। हमें उससे गर्ज नहीं है, कोई जो ओनर है, हमें तो ये कि अगर उसका बिज़नेस है किसी लोकेशन के ऊपर तो उसका बिज़नेस का व्यू आ रहा होगा, दुकान है, कोई उसका बिज़नेस है, कारोबार है, और अभी कोई ऑफिस है फ़र्ज़ किया अगर, तो नहीं उसने पहले किया तो एक छोटी सी फ्लैक्स लगा ले, छोटा सा पेपर लगा ले अपना, तो उसकी एक तस्वीर बना के तो उसको लगा दे, तो वो हमारा पर्पज़ पूरा हो जाएगा। बैलेंस शीट है जी, बैलेंस शीट के ऊपर ये होता है कि जी डाटा वो टैब बना हुआ है, उसके अंदर आपने फिगर्स फीड करने हैं। अभी भी जो हो रहा है कि उसके अंदर कैपिटल के अंदर फिगर दे दी और नीचे को एक आध जगह फिगर दे दी, टोटल छोड़ दिए, तो ये उसके अंदर एक उन्होंने ऑटो कैलकुलेशन नहीं रखी, आपने खुद से कैलकुलेशन करके उसके अंदर पुट करनी है फिगरें। और हम इस वजह से नहीं करते कि आपकी कोई फिगर किसी इररेलेवेंट कॉलम में अगर हम प्लस करके डाल दें जो कल को आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, बल्कि है जिनकी फिर रिटर्नें बाद में नहीं जाती तो उनको बहुत इशू फेस करना पड़ते हैं इसकी बेसिस के ऊपर। तो ये आप लोगों ने खुद से उसको रिस्पेक्टिव कॉलम जो उसका डाटा टैब है उसके अंदर आपने उसको फीड करना है। तो जब डाटा फीड करते हैं तो डाटा टैब के अंदर केयरफुली उसको फीड करें, और जो चीज़ें आप डाटा टैब में दे रहे हैं उसकी एक हार्ड फॉर्म में आपने उसका PDF बना के एक वो भी अटैचमेंट में लोड करना है। ये जो 350 SRO है उसकी रिक्वायरमेंट है 5 की, तो उसमें आपने ये भी करना है। अब उसमें आप मेरी तरफ से ये होता है कि जी आप प्रॉपर एक क्लाइंट की तरफ से एक लेटर पैड लें। अगर बंदा एक 5 मिलियन 10 मिलियन से अपना कारोबार शुरू कर रहा है तो उसने एटलीस्ट इतना तो किया कि अपना एक लेटर पैड बना ले और इसके नीचे उसके साइन, उसकी जो स्टैंप है वो उसकी कंसेंट है। उसके ऊपर आपके ऊपर भी बार नहीं है, हमारे ऊपर भी नहीं है कि जब आप उसे साइन स्टैंप ले लेते हैं कि जी वो एग्री है जो आप डिक्लेरेशन उसके ब्याज के ऊपर बैलेंस शीट का देने के लिए जा रहे हैं। इसके ऊपर हमारे कुछ लोग एतराज़ करते हैं, लेकिन इसलिए ये आप लोगों की गुजारिश है कि ये उसकी कंसेंट है। कई टैक्स पेयर जो हैं उनसे जब बात करते हैं तो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं कि जी उन्होंने खुद ही किया हुआ है। मैं उनसे बात करता हूँ कि जी वो क्यों लगाया ऐसे। तो आपसे गुजारिश है, ये मैंने बताने में ये ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन ये टोटल 6 चीज़ें हैं जो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन रूल्स के अंदर भी यही हैं जो बिल्कुल कॉमन है, और उसको बताने में शायद ये ज़्यादा लग रही हैं लेकिन बड़ा इख्तिसार के साथ बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेते हुए उसके ऊपर उसका बैलेंस शामिल करवा लें। मीटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल्कुल रिस्पेक्टिव होने चाहिए, उससे तस्दीक कर लें, उसको बताएं कि आपने जो बिल की तस्वीर उतार रहे हैं, जो बिल लगा रहे हैं उसके मुतलका मीटर की तस्वीर बनानी है और थोड़ा सा उसको वाइप करके उसकी तस्वीर बनाएं फोकस करके, ताकि उसके ऊपर जो मीटर का नंबर है वो रीडेबल हो। सम केसेस के अंदर ये भी है कि अभी वो ग्रीन मीटर्स लगे हैं और सिस्टम में दूसरा है, तो कुछ चीज़ों में जब हम देखते हैं ना कि जी वाकया इसका जो ऑनलाइन चेक करते हैं, अभी वो ग्रीन मीटर लगाया है तो उसके ऑनलाइन लेस्को की साइट के ऊपर ग्रीन मीटर आ रहा है तो उसको इग्नोर भी करते हैं। कुछ के ऊपर कोई ऐसे इंडिकेटर होते हैं, नंबर नहीं पढ़ा जा रहा लेकिन उसके ऊपर कोई इस फायदे से किसी का नाम लिखा रहा है, तो कुछ सिम्टम्स मैच कर जाते हैं तो हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये ज़िद नहीं हमारी कि जनाब लाजमी मैच करे। तो कुछ जिस चीज़ों में हमें वो लगता है कि जी एक एनालॉग मीटर है और उसके ऊपर वो नहीं पढ़ा जा रहा, पुराना है ज़्यादा, लेकिन उसके ऊपर कुछ निशानात ऐसे हैं जो बिल के ऊपर भी आ रहे हैं और मीटर के ऊपर भी आ रहे हैं, हम वो भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। बाकी ये जो GPS टैग का बड़ा क्लियर है, इसके बावजूद जब आप
खुद से उसको लोड करने लगते हैं तो उसको देख लें कि जो उसके मीटर के ऊपर एक एरिया आ रहा होता है, बिजली के बिल के ऊपर आ रहा होता है, जो वो जीपीएस टैग दे रहा है उसके मुतलका एरिया उसी का वही वाला है। सम केसेस में है कि कभी रायबंद रेड की चीज़ें हैं, कुछ मुल्तान की हैं, फिर वो बहस मुबाहिसा वहाँ पे आके होता है, बदमज़गी होती है। तो ये वजह सारी थी जो मैं गोशतदार की हैं, कुछ चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं हैं। और फ़ोन नंबर मेरा जो है उस पर होता हूँ और सम टाइम नहीं भी होता अगर मसरूफियत की वजह से, तो मैं लेट आवर्स तक बैठ के आपको कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। बहुत शुक्रिया सर। अली शारी साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर MIS। बिल्कुल सर, आपने ठीक फरमाया। जो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि जो आप लोग एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं वो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी रहती हैं। वो मेंबर हमें कंप्लेन करते हैं कि जी हमारी 15 दिन हो गए एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो रही। जब वहाँ जाते हैं पता लगता है वो एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, वो प्रॉपर ही नहीं है, किसी में GPS टैग नहीं है, किसी की बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं लिखा, किसी का कुछ नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें ताकि आपकी एप्लीकेशन जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए। मैं वेलकम करता हूँ। इसके बाद हमारे यहाँ पे दोस्त बैठे हैं, सदाम साहब हैं, सुबान साहब हैं, अकील अकरम साहब हैं, दानियाल है, शाहिद चाहल साहब हैं, आमिर हनीफ साहब बैठे हैं, हाफिज़ तकीर साहब हैं, हाफिज़ नबी साहब हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के जो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जाहिद परवेज़ साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट लॉटेक्स बार एसोसिएशन, सर काइंडली आप आएँ और आज के सेमिनार के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब सदर, जनाब चीफ गेस्ट, चीफ कमिश्नर RTO और लाहौर टैक्स बार के दूसरे अहदेदारान, आज का ये टॉपिक बड़ा अहम था कि अभी अभी हम जिस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं वो रिटर्न्स की सबमिशन का प्रोसेस है और उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी पड़ती है। और इसी तरह बाकी बहुत सारे जो अभी रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो बात हुई है, तो ये डेफिनेटली कुछ डिफ़िकल्टीज़ है और ये डिफ़िकल्टीज़ इसलिए भी हमें फेस करनी पड़ती है। उसमें एक वजह तो मैं समझता हूँ कि जो रूल्स बने होते हैं या जो एक्ट में जो बात की जाती है उसको हम पहले तो बजाते खुद पढ़ते ही नहीं, हम कोशिश करते हैं कि इधर उधर से हमें बनी बनाई चीज़ जो मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें पहले हमें खुद भी ज़रा गौर करनी चाहिए कि भी एक चीज़ लॉ आया और फिर आपको पता ही है कि टैक्स के हवाले से हर रोज़ कोई ना कोई नया ऑर्डिनेंस आ जाता है, SRO आ जाता है, तो हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो टैक्स प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत अहम है कि ये जो डेली जो हमारा जो इन्होंने दिया हुआ है अवेलेबल है IRS के ऊपर भी कि SRO, उनको स्टडी ज़रूर करना चाहिए। और फिर उसके बाद हम देखें अगर कोई बात थोड़ी सी पेचीदा है तो उसके लिए फिर हम दोस्तों से कंसल्ट करते हैं। और एक बात जो और बड़ी अहम है कि इस सिलसिले में हमें जो असिस्टेंस FBR की तरफ से मिलनी चाहिए उसमें भी हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। और आज बड़ी अच्छी बात है कि हमारा ये जो वीकली प्रोग्राम है स्टडी का, इसमें आज RTO के चीफ कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं। बल्कि मैं इसलिए ज़्यादा बात करता हूं कि पिछले साल क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने हर चीफ कमिश्नर से कहा कि भाई आप आए हमारे बार में और हमारे जो इश्यूज़ हैं वो आपके सामने रखते हैं और ज़रा ब्रॉडर लेवल पे हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और आपकी राय हम लेते हैं ताकि हम भी अपने आप को करेक्ट करें। हम जो जिस तरीके से सोचते हैं
वो हम अपनी बात आप तक रखते हैं ताकि आप भी हमारी बात को समझ सकें। लेकिन सिवाय एक चीफ कमिश्नर साहब जो आरटीओ के ही थे वो ही आए, और आज भी आरटीओ के ही चीफ कमिश्नर साहब आए हैं। दूसरे हालांकि वहाँ पर डिफ़िकल्टीज ज़्यादा है, सीटीओ में एलटीओ में जो ज़्यादा पेचीदा मामलात है वो वहीं से जनरेट होते हैं और उन्हीं केसेस से रिलेट करते हैं। तो बहरहाल ये सिलसिला तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ यहाँ तक नहीं कि हम जो पिछले 10-12 साल से इस बार ने ये सिलसिला जो शुरू किया है कि वीकली मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से हम इसको डिस्कस करें और अपने आप को करेक्ट करें, तो ये सिलसिला सिर्फ हमारे तक महदूद नहीं रहना चाहिए। इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो चीफ जितने भी हमारे जोन्स हैं उन चीफ्स को भी यहाँ पर आना चाहिए, और ताकि हमारा जो ये सिलसिला है एजुकेशन का ये ज़रा ज़्यादा ब्रॉडन हो जाएगा। क्योंकि एक बात आपके सामने है कि इंटरनली एफबीआर भी बजाते खुद अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो एजुकेट करते हैं, तो कम से कम वो चीज़ें भी हमारे नॉलेज में आनी चाहिए कि जो एफबीआर जिस नुक्ता निगाह से सोचता है हमारे तक भी वो चीज़ पहुंचनी चाहिए ताकि हम भी अपने आप को करेक्ट कर सके। अभी भट्ट साहब ने, नदीम भट्ट साहब ने आपके सामने और ये बड़ी डिटेल से इसी हवाले से आपके साथ बात करते हैं। अब वो डिफ़िकल्टीज़ डेफिनेटली है, तो अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जिस तरह मैंने कहा कि एफबीआर बजाते खुद अपने ऑफिसर्स को वो उस तरीके से वो एजुकेट करता है, और इसलिए हमारा झगड़ा वहीं पे पड़ता है कि जब हम अपना केस आर्गू करने जाते हैं तो डेफिनेटली उसको जो एजुकेशन दी जाती है वो उसके ऊपर स्टिक कर जाता है, वो अपने आप को बिल्कुल किसी भी जगह पे गुंजाइश नहीं देता कि मैं उस जो एफबीआर के ट्रेनिंग में मुझे जिस तरीके से पढ़ाया गया मैं उसके मुताबिक रहूँ। भाई लॉ है, लॉ तो बड़ा फ्लेक्सिबल है, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है लॉ की वो एक चीज़ है जो लोगों को करेक्ट रास्ता अख्तियार करने में मदद देती है। अगर आप उसको जो स्टिक हो जाते हैं तो फिर मसला जो है फिर वो कोई किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता, और उसका नतीजा यही होता है कि ऑफिसर ने जो करना है वो करेगा, हम भी अपीलों में जाते जाए। फिर ये भी एक बात है कि अपीलों में भी वो मामलात आलमोस्ट उसी तरीके से इंटरप्रिटेशन का मामला है, उधर से कोई इंटरप्रिटेशन है, हमारी तरफ से कोई और इंटरप्रिटेशन है, तो वहाँ पर ये मामला जो है फिर ये अक्सर उसका नतीजा यही है कि मल्टीपल लिटिगेशन जो है ना वो ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पर तो नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे एफबीआर के ऑफिसर्स को भी ये सोचना चाहिए कि कम से कम या तो उस जिस तरह हम आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं आप भी हमें इन्वॉल्व करें, और अपनी जो ब्रीफिंग है आप अपने ऑफिसर्स को देते हैं, वहाँ पर टैक्स बार्स के भी जो लोग हैं उनको भी आप वहाँ पर जगह दें, और ताकि वो फिर यहाँ पर आके हमें उस तरीके से ब्रीफ कर सकें। क्योंकि ये एक बात बड़ी वाज़ेह है कि आपका मौजूदा ऑर्डिनेंस जो है 2001 एक गैर मुल्की ने बनाया, मेन बंदा जो था वो ऑस्ट्रेलियन था, और ये आपको पता है कि ये मीटिंग्स भी दुबई में होती रही हैं उस नुक्ता निगाह। यहाँ से भी कुछ लोगों को शामिल किया। अब उसमें एक हमारे हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं अनवर कमाल साहब, जो कि पिछले 40 साल से लॉ कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, उनको उन्होंने शामिल किया, और उन्होंने ही मुझे बताया कि यार ये बात जो है कि वो ऑस्ट्रेलियन जो है वो उसने बाहर के दुनिया के तमाम टैक्स लॉज को पढ़ा हुआ, स्टडी किया, उसको मिला जुला के वो एक सिस्टम आपको दे रहा है, लेकिन यहाँ के जो सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको वो कंसिडर ही नहीं कर रहा। उनको हम ये बात कहते हैं, मसलन ये बात है कि बलूचिस्तान का आपका अगर मुल्क को देखें तो आपका बलूचिस्तान जो है वो सारे का सारा नोमेडिक है, ट्राइबल है,
वहाँ पर आप अपना जो लॉ है किस तरीके से इम्पोज करेंगे। और नतीजा उसका यही है कि आपकी बलूचिस्तान से जो आपको मिलता है वो बहुत थोड़ा सा, और वो भी शायद कोयटा या पुशीन तक महदूद है जहाँ पर वो कारोबार है, बाकी तो नहीं है। इसी तरह अब अगर सिंध में आ जाए तो सिंध सारा फ्यूडल लॉर्ड्स स्ट्रक्चर में मौजूद है। आप कराची हैदराबाद तक का टैक्स वसूल करते हैं, बाकी कहाँ पर मैक्सिमम थोड़ा सा और आप सखर में आ जाएंगे। इसी तरीके से पंजाब की का आपका जो सराइकी वसेब है वहाँ पर आप कितना आपको टैक्स मिलता है। इसी तरह फिर आप KPK में चले जाएं, मुझे ये बताएं KPK की जो खबरें हमारे तक आती हैं कि वहाँ पर कहाँ से कितना और कितना आ रहा है। ये सोशो इकनॉमिक कंडीशंस है ना। आप लॉज बने बनाए लॉज जो हम पर इम्पोज कर रहे हैं। अभी ये रिसेंटली जो वाक़या है एफिडेविट वाला जो है, अब मुझे ये बताएं कि एफिडेविट का जो आप कंसेंट कहाँ से आप लेके आए कि आपने इस मुल्क की इकोनॉमी की कंडीशंस को सामने रखा है, आपने यहाँ का जो सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको आपने सामने रखा है। कतन आप बिल्कुल नहीं गौर करते हैं, आप बनी बनाई चीज़ें हमारे ऊपर इम्पोज करते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा अगर ये निकलेगा कि भाई कल कला बजाय से कि जो एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड है लाहौर टैक्स बार का कि वो अपने ऑफिसर्स के साथ अब FBR के साथ एक बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखते हैं। हमने पिछले साल भी यही किया, तमाम के साथ मीटिंग्स की, जो इश्यूज़ थे वो उनके सामने रखे, कुछ इश्यूज़ उन्होंने टेकअप किए और बहुत सारे इश्यूज़ टेकअप ही नहीं किए। मसलन मैं ये कहता हूँ कि एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट छोटा सा इशू है, अवेलेबल है मुझे लॉ में, लेकिन वहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से हमें घसीटा जाता है। भाई ये प्रैक्टिकल सोशो इकनॉमिक कंडीशंस के हवाले से इश्यूज़ हैं, इनको भी टेकअप किया जाए। क्यों नहीं आप टेकअप करते? लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि बजाय इससे कि हम कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएं, बेहतर यही है कि एक जो कोऑपरेशन जो है बिटवीन बेंच एंड बार वो अगर ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इश्यूज़ जो है हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारे जो FBR के ऑफिसर्स हैं अगर वो अपने आप को ब्यूरोक्रेट ना समझें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। और बाहर की जो कोऑपरेशन होती है वो मैं समझता हूँ कि टैक्सेस जो बढ़ाने में जो रीजनल हमारी जितने भी डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं टैक्स की वो ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ये कम से कम उनके साथ कोऑपरेशन करनी पड़ेगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं रूनवा होगी बल्कि उसमें ये होगा कि डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म होंगी। अब ये बात अभी रजिस्ट्रेशन के हवाले से की है। जब वो पहला सिस्टम था तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे एक सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए 3 साल लगे और 3 साल बाद भी वो रिजेक्ट हो गए। इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए हुए थे। और फिर उसमें एक छोटा सा वाक़या भी हो गया कि जब उन्होंने मुझे रिजेक्शन का ऑर्डर दिया तो उन्होंने इतनी बड़ी गलती की कि उसमें कमिश्नर साहब भी, एडिशनल कमिश्नर साहब भी, ऑडिटर साहब भी और DCIR साहब, वो चारों के चारों इस जद में थे कि मैं उनके ख़िलाफ़ जो भी कंप्लेंट उनके उस ऑर्डर्स की बुनियाद पर करता वो चारों उसकी जद में आ सकते थे। लेकिन मैंने इसलिए फर्दर कार्रवाई नहीं की, मैंने सिर्फ उसको बता दिया एडिशनल साहब को कि ये आपने गलती किया, मुझे बता दें। फिर उन्होंने अपना ऑडिटर भेजा, उसके साथ मेरी बार के बहुत सारे सीनियर भी आए कि यार ये मामला इस तरह। तो मैंने भी सोचा, मैंने फर्दर कोई कार्रवाई नहीं की इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि जिस जगह पे मैंने रोज़ पेश होना है मैं उनके साथ कन्फ्रंटेशन के साथ ना जाऊं बल्कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के साथ जाऊं। और जितना ये
फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हमारा होगा तो मैं समझता हूँ उतना ज़्यादा बेहतर एफबीआर को भी फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा टैक्स भी हम इनको कलेक्ट करवा के देंगे। लेकिन वक्त जो है वो आने वाला वक्त बड़ा खौफनाक है। अगर आने वाले वक्त में जहाँ पर इकॉनमी की हमारी कंडीशंस जो है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है और एफबीआर हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज कर रहा है ऐसे इकदाम जो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये सिलसिला और तरफ चला जाएगा और मामला जो है वो और तरफ जाएंगे। और ये इसमें भी ये बात है कि आपका जो टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट होता है जो हर साल बढ़ता है उसके ऊपर भी बहुत सारे मामलात आएंगे। और फिर आप ऑफिसर्स हैं, आपको तो सिर्फ एक ही काम दिया जाता है कि आपने इतना टारगेट देना है, तो वो टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ हर शहर के जो एफबीआर के ऑफिसर्स हैं उनका जितना बेहतर एटीट्यूड, जितना फ्रेंडली एटीट्यूड डिस्ट्रिक्ट बार्स की तरफ होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, वरना हालात और तरफ जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। जाहिद परवेज़ साहब, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट लॉ टैक्स बार। अब बिला तखीर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चीफ गेस्ट से, चीफ कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू आरटीओ सर एम.एच. शुजा खान साहब से। सर काइंडली आप स्टेज पे आएँ और आज के सेमिनार के हवाले से अपना इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी पहले तो मुझे मदऊ करने का। कल तशरीफ़ लाई टैक्स बार इंतहाई मोहतरम है हमारी टैक्स बार, मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर से। एंड ऑल ऑफ़ यू आर इन फैक्ट वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल एंड वेरी ऑनरेबल फॉर पर्सन लाइक मी एंड फॉर दिस आरटीओ। पहले तो मैं थोड़े से फैक्ट्स फिगर्स शेयर करूं, बड़े इनकरेजिंग हैं रिटर्न्स के हवाले से, टैक्स पेमेंट्स के हवाले से, मोस्टली आपके नॉलेज में ही हैं। एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर 3,93,000 रिटर्न्स थी आज की डेट में। आज की डेट में मेरे पास इस साल 8,41,000 रिटर्न्स हैं। और पिछले साल 31 अक्टूबर का प्लस सारा अगर मैं रेवेन्यू मिलाऊं 1.9 बिलियन मुझे आया सितंबर 23 में, और अक्टूबर 23 में मुझे आया 3.6 बिलियन। तो ये मिल के तकरीबन हो गया समझ लें 5.2 बिलियन। आज की डेट में मेरे पास 10.8 बिलियन है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हम सबकी, आप लोगों के खास तौर पे। और मैंने पहले भी सेमिनार्स देखे हैं, इतना माइन्यूट और इतना प्रिसाइज एनालिसिस टैक्स का, रिटर्न्स के कॉलम्स का, सीरियल नंबर्स का, इट वॉज वेरी मच इम्प्रेसिव कि इतना डीपली जाके तो हमारी जो टैक्स बार है वो देख रही है चीज़ों को। ये जो बातें हैं सारी, ये अब देखिए किस तरफ जा रही हैं। मैंने थोड़ा सा और भी एनालिसिस कराया है, तो ये जो जिन लोगों ने मुझे सितंबर में 7.4 बिलियन दिया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे लास्ट ईयर 1.9 बिलियन दिया है। तो दैट मीन्स कि हमारे अगर एक्यूरेट डिक्लेरेशंस पे अगर हम फोकस करें, और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अब हमें कोई भी एसेट परचेज़ करना है, कोई मूवेबल इमूवेबल्स, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सोर्सेज होने चाहिए। हमारी डिक्लेरेशन जो हैं वो हमारे बिज़नेस जो है उससे कमेंसरेट होनी चाहिए। तो ये सारी बातें एक्यूरेट जो डिक्लेरेशंस हैं उसकी तरफ जो है इशारा करती हैं। अभी भी ये जो बात हुई है एक एफिडेविट के हवाले से या सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशंस के हवाले से, आप लोग अवेयर हैं कि ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं ऑनरेबल, इन्होंने कहा कि जी शायद सीटीओ में या एलटीओ में बहुत बड़े मसले हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बताऊं जो यहाँ रीजनल टैक्स ऑफिस में सेल्स टैक्स की रिटर्न्स में जो इश्यूज़ हैं वो भी बड़े मेजर इश्यूज़ आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो मल्टीपल लेयर्स हैं जो कि बन रही हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं, उनका शायद कहीं वजूद नहीं है रजिस्ट्रेशंस में।
जब इनिशियली हम उनको प्रोब करते हैं तो पता चलता है कि वो स्टूडेंट का वहाँ पे वजूद ही नहीं है, फिर उसकी सस्पेंशन की तरफ जाते हैं, फिर आगे उसकी लाइबिलिटी सिविल बना के देन वी मूव टूवर्ड्स प्रोसिक्यूशन कोर्सिव एक्शंस। तो उसके पीछे फिर वही बात है कि वेदर द डिक्लेरेशन इज़ एक्यूरेट और नॉट। तो मेरी आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, आप इंतहाई काबिल, लर्नेड और बहुत ही समझदार लोग हैं, अच्छी कंसल्टेंसी आप काइंडली प्रोवाइड कीजिए जिस तरह कि आप खुद हैं, बिकॉज सेल्स टैक्स मैटर्स में ये बहुत ज़रूरी है आजकल, स्पेशली जब आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं कि जी इनवॉइसेस अवेलेबल एट लो रेट्स और ये इस तरह के मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट आई मस्ट से। तो ये आप अपने जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बावर कीजिए इससे कि किसी तरह के ये अकाउंटेंट्स को थोड़ा सा डिलिब्रेट था कि मेजॉरिटी ओनर्स जो हैं दे आर अलूफ विद देयर सेल्स टैक्स टीम। वो कहते हैं जी जो आपको समझ में आता है आप बना के भर दें, तो फिर अकाउंटेंट शायद कहीं अल्योर हो जाएं या कुछ ऐसा कुछ इनवॉइस वो कहीं से पिक कर लें जो कि शायद फेक है या सिस्टम में उसका वजूद नहीं है। तो ये सारी बातों को सोचते हुए इसमें थोड़ा सा बेहतरी बढ़ावा हो रहा है, स्ट्राइव है, सारी डबल चेक है सिस्टम में, लेकिन उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली लूप होल्स भी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये इस तरह के अवेयरनेस सेमिनार्स अगर ये चलते रहेंगे और बाकी जो गैप है जैसे प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया है, मैं आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, कोई गैप नहीं है जी हमारा। ये कई दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, अभी भी मैं अवेलेबल हूँ। मेरे लायक कोई ऐसा काम जो अनफॉर्चुनेटली जो नहीं हो सक रहा या उसमें कोई डिले है तो मेरे नॉलेज में ज़रूर लाइए। आगे भी हैं लोग, पहले भी ओपन डोर पॉलिसी है, बिल्कुल आप तशरीफ़ लाइए, मैं जिस हद तक हो सकेगा उसको हम रिजॉल्व करेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि ये जो रिस्पॉन्स हमें आ रही है, आई विश कि ये 31 अक्टूबर जो है वो इंशाल्लाह हम एक बहुत ही मिसाली मोड पे इसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वैसे तो बहुत आपसे मीटिंग भी गल हुई है इस हवाले से। एक सर इशू था जो सीनियर सिटीजन का बायोमेट्रिक का डिस्कस हुआ था कल आपसे, फिर CTO साहब से मीटिंग हुई है, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम वेरिसिस से वेरीफाई करके बायोमेट्रिक अलाउ कर रहे हैं। तो वो आप उनको ज़रा देख लें। अली शाही साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनसे ज़रा अगर लाइजन कर लें कि क्योंकि इधर हमारे RTO में सीनियर सिटीजन की बायोमेट्रिक नहीं हो रही है। ज़ुबैर भाई साहब मौजूद हैं यहाँ पे, मैं उनको वेलकम करता हूँ। यही ज़ुबैरी साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाते हैं। इंचार्ज SCCP शहबाज सरवर साहब की वालदा लास्ट वीक वफात पा गई थी, उनके फाते के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आफर नवीद साहब से अगर काइंडली स्टेज पे आएँ और फाते करवाएँ। बहुत शुक्रिया जी साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा ग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन। ए मेरे परवरदिगार आलम, जितने भी अहबाब हम यहाँ हाज़िर हैं, मेरे परवरदिगार मर्द व ख़वातीन, या अल्लाह पाक अज़्ज़ व जल हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने भी अहबाब यहाँ हाज़िर हैं, सब के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें और हिफाजत अता फरमा।
या इलाहुल आलमीन हम सब के जितने लवाहिकीन, जितने अजीज़ व अकारिब दोस्त अहबाब में से इस बार के सीनियर्स में से शहबाज भाई के वालदा साहबा के हवाले से ज़िक्र हुआ, अल्लाह करीम जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं उनके लवाहिकीन जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं सब की कामिल मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब की राह हिदायत की तरफ रहनुमाई फरमा। या इलाहुल आलमीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लिए जो खैरें मांगी हैं वो खैरें हमें भी अता फरमा, और जिन शुरूर से आपने अपने लिए पनाह मांगी है अल्लाह करीम उन शुरूर से हम सब की भी हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारी, हमारे वालिदैन की, हमारे अहल खाना की और जितने भी अजीज़ व अकारिब हैं या अल्लाह करीम सब की खैर और बरकतें अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब को दौरे हाजिर के फितनों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे एक दोस्त हैं फ़ज़ल साहब फ़िरदौसी साहब, ए मेरे परवरदिगार वो आज वफ़ात पा गए हैं। जितने भी दोस्त अहबाब, सीनियर्स, बुज़ुर्ग और ख़िदमत गुज़ार जिन्होंने इस बार के लिए, इस फ्रेटर्निटी के लिए काविशें की और वो हमारे साथ जुड़े रहे, ए मेरे परवरदिगार जो इस दुनिया से चले गए हैं सब की कामिल मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। या इलाहुल आलमीन सब की क़ब्र व हशर की मनाजिल को आसान फरमा। या अल्लाह करीम आने वाले तमाम मनाजिल में आसानी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की भी राह हिदायत की तरफ रहनुमाई फरमा, और इलाहुल आलमीन हम सब की तमाम नेक दिली जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या इलाही जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की। है मेरे परवरदिगार मेरे शहर की, मेरे मुल्क की और पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों की खैर फरमा, सब की गैबी मदद फरमा, और पूरी दुनिया में जितने भी आलम इस्लाम में मौजूद लोग हैं या अल्लाह हम सब की राह हिदायत की तरफ रहनुमाई फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। जज़ाकल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे भाई अनवर इस्माइल म्यो साहब बैठे हैं, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल। सर आपको मैं वेलकम करता हूँ। अब प्रोग्राम बिल्कुल ताख़ीर पे है सर। मैं तमाम स्टेज पे बैठे काबरीन से रिक्वेस्ट है कि सर काइंडली आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि गेस्ट को हम सुवीनियर पेश कर सकें। निशात साहब तशरीफ़ ले आएँ स्टेज पे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा नदीम भट्ट साहब जो हमारे आज के स्पीकर थे, सर काइंडली अपना एक्सपीरियंस रिसीव करें। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है जाहिद परवेज़ साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट टैक्स बार। सर काइंडली आप भी अपना स्पीकर रिसीव करें। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा अहमद रज़ा साहब, जॉइंट सेक्रेटरी लॉ टैक्स बार। सर आप भी अपना स्पीकर रिसीव करें। इसके बाद हसन यूसुफ साहब हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी लॉ टैक्स बार। सर आप भी अपना स्पीकर रिसीव करें। इसके बाद मियाँ जाहिद साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट लॉ टैक्स बार। सर आप भी अपना स्पीकर रिसीव करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब जनरल सेक्रेटरी मुनीब अख्तर अंसारी साहब से कि वो अपना सीनियर रिसीव करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब प्रेसिडेंट लॉ टैक्स बार शहबाज सदीक साहब से कि वो अपना सीनियर रिसीव करें।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ कमिश्नर आरटीओ जनाब अहमद शुजा खान साहब से कि वो अपना सीनियर अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अली शाहिद अकबर साहब से कि वो अपना सीनियर रिसीव करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अली इमरान शाह साहब से CFO UAE बेस्ड कंपनी के वो अपना सीनियर रिसीव करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदील अख्तर साहब से कि वो अपना सर्टिफिकेट जो है चेयरमैनशिप का वो रिसीव करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब दानियाल रब्बानी साहब से कि वो अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाफिज मोहम्मद नवीन साहब से कि वो अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब मोहम्मद बिन तैयब साहब से कि वो अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब बिलावल हसन साहब से कि वो अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाफिज़ मोहम्मद तौकीर साहब से कि वो अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुलफाम रियाज साहब से कि वो अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रहील अहमद ख़ान साहब से कि वो अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब चौधरी मोहम्मद अनवर इस्माइल ख़ान साहब से कि वो अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद शहरियार साहब से कि वो अपना सर्टिफिकेट रिसीव करें।